तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। तो गाइस ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि दूसरी सीरीज आई विल बिकम द स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर कुछ कॉपीराइट इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे वो सीरीज को ड्रॉप करना पड़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली सीरीज भी पसंद आएगी। तो एपिसोड की शुरुआत में एक स्वर्ड मास्टर को दिखाते हैं जो कि एक माउंटेन पीक के ऊपर बैठा होता है। एक ऐसा स्वर्ड मास्टर जो कि अपनी स्वर्ड्समैनशिप की पीक पर पहुंच चुका है। तो वहां पर बैठे बैठे अपने मास्टर के आखिरी अल्फाज बताता है कि मेरे मास्टर ने मरने से पहले कहा था कि तुम्हें तलवारबाजी के पिनेकल पर पहुंचना होगा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तलवारबाजी के पिनेकल तक पहुंच चुका। मैं पिछले 100 साल से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज मैं यहाँ पर तलवारबाजी का राजा बन चुका हूँ। लेकिन इसी के साथ उसके मुंह से ब्लड निकलता है। तो वो कहता है कि चाहे मैं तलवारबाजी के पिनेकल पर क्यों ना पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैंने सारी जिंदगी सिर्फ प्रैक्टिस की, लेकिन मैं मौत से नहीं बच सकता। मौत आनी ही आनी है और यहाँ पर मौत मुझे आने वाली है। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया वो सारे का सारा बिल्कुल बेकार था। मैं सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता रहा, सिर्फ और सिर्फ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता रहा और आज मुझे यहाँ पर इस बात का पछतावा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ काश मुझे यहाँ पर एक दूसरी जिंदगी मिली होती जिसमें मैं यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइफ को जी पाता। और यहीं पर हमें इस सीरीज के हीरो जिसका नाम टैंग जोन मियोंग होता है उसे दिखाते हैं कि ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है और उसके मुंह से ब्लड बह रहा होता है। तो वो लड़का कहता है काश मैं यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाता, यानी एक आम जिंदगी जी पाता। उसके सामने उसकी फैमिली का एक कजन होता है जो कि उसे पीट रहा होता है। तो वो उसे फिर से किक मारता है और उसे कहता है कमीने कहीं कि तुमने यहाँ पर क्या बकवास की, तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम्हें एक आम जिंदगी चाहिए, तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमारी जिंदगियां बर्बाद होगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किस माँ के बेटे हो? माँ की वजह से हमारा क्लैन जो है इतनी बुरी हालत में है, हमारी माँ की वजह से हमारा टैंक क्लैन की ये हालत हुई और ऊपर से तुम ये बकवास कर रहे हो कि तुम यहाँ पर एक आम जिंदगी जीना चाहते हो। और साथ ही वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। और यहीं पर हमारा यंग मास्टर टैंग जोन मियोंग जो होता है हमें बताता है कि पहले यहाँ पर उनका टैंक क्लैन जो था वो किस तरह हुआ करता था। कुछ साल पहले तक उनका टैंक क्लैन जो था वो बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस हुआ करता था, लेकिन उसका क्लैन जो था वो इतनी बुरी तरह से फैलन कैसे हो गया, यानी कि उसके क्लैन में ये सब कुछ कैसे हुआ, क्लैन बर्बाद कैसे हो गया और इतना कमजोर कैसे हो गया। इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि म्यूरिम में एक नई पावर आई, एक नई पावर जिसको ऑर्डर ऑफ 9 सेक्टर्स कहा जाता था और उसमें एक बहुत ही पावरफुल बंदा था जिसको हीवंस ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहा जाता था और उसका नाम योन जोंग युग था। तो हीवनली ब्रिलियंस डीमन एक बहुत ही जालिम इंसान था। जब वो किसी के सामने कोई प्रपोजल रखता और सामने वाला बंदा उसको मना कर देता तो वो उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता। अगर उसे किसी फैमिली की कोई लड़की पसंद आ जाती और वो लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखता, लेकिन वो लड़की जो नहीं मानती, शादी का प्रस्ताव यही था कि 1 नाइट स्टैंड वाला, तो वो लड़की नहीं मानती तो उसकी पूरे के पूरे क्लैन को बर्बाद कर दिया जाता। और यहाँ पर यही चलता रहा। उसने बहुत सारे क्लैंस को इसी तरह उजाड़ दिया क्योंकि उसे हर जगह पर से कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाती थी। और उसके बाद टैंक क्लैन की बारी आई, उसे टैंक क्लैन में एक लड़की पसंद आ गई। तो टैंक फैमिली में उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी जिसका नाम पॉइजन फिनिक्स था, जिसे टैंक जीजे कहते हैं। टैंक जीजे जो है हमारे हीरो योन मियोंग की मदर भी है। अब उसे वो लड़की पसंद आ गई तो उसने यहाँ पर शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन जीजे को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इसी वजह से उसने यहाँ पर हमारी फैमिली टैंक फैमिली को टारगेट किया। उसने टैंक फैमिली में आकर उधम मचा दिया और यहाँ के लोगों ने उनसे फायर की। पॉइजन फिनिक्स खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, उसने उसके साथ फायर की और हमारी टैंक फैमिली ने एंड के ऊपर आकर ब्रिलियंस डीमन को हरा दिया। ब्रिलियंस डीमन की आर्मी को हराने के बाद टैंक फैमिली जो थी वो बहुत ही बुरी हालत में चली गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी टैंक फैमिली जो है वो डिक्लाइन में चली जाती रही और उसके बाद से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई क्योंकि उस फाइट में हमारी टैंक फैमिली ने अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को जोंक दिया था। उस ब्रिलियंस डीमन को हराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने ब्रिलियंस डीमन को हरा दिया था। इसके बाद मेरा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर यंग मास्टर टैंक को अभी भी मार पा रही होती है। तो वो लड़का उसे अभी पीट रहा था और उसे कहता है कि क्या अभी तक तुम हार नहीं मान रहे, लगता है कि तुम आज और ज्यादा मार खाने वाले हो। हमारा टैंक जो होता है आपका खड़ा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन इसी के साथ ही फिर से उसे पंच पड़ता है, सॉरी किक पड़ती है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे चाहे कितना ही घूर कर क्यों ना देख लो, लेकिन तुम मेरे कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर जाओ जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी माँ की गलती है, तुम्हारी माँ की गलती की सजा तुम्हें मिल रही है। और वो उसे पीटने के बाद वहां पर से चले जाते हैं, जबकि हमारा योन मियोंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है और कहता है कि ये मेरी डेली लाइफ है, मैं हर रोज अपने घर से निकलता हूँ किसी काम से, लेकिन ये मेरे कजिन जो है ये मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और इन सभी लोगों का ये करना गलत भी नहीं है क्योंकि मेरी माँ की वजह से, मेरी माँ ब्रिलियंस डीमन को पसंद आ गई थी जिसकी वजह से हमारी फैमिली डिक्लाइन में चली गई और ये सभी लोग मेरी माँ का गुस्सा मेरे ऊपर उतारते हैं। मेरी माँ भी हमेशा अपने घर में बंद रहती है क्योंकि जब वो घर से
बाहर निकलती है तो उसके बाद उसे भी लोग तंग करते हैं। तो हमारा श्योनम्योंग जब घर वापस आता है तो उसकी माँ देखने के बाद उसे कहती है तुम इतने लेट क्यों आए हो। फिर साथ ही वो हैरान होकर आगे बढ़ती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हुआ, चेहरे के ऊपर ये स्कार्फ क्यों है, लगता है कि तुम्हें किसी ने मारा है, बताओ मुझे तुम्हें किसने मारा है। तो वो हंसते हुए कहता है नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस आते हुए गिर गया था। और इसी के साथ ही उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो उसकी मॉम भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि लड़कों ने तुम्हें फिर से मारा है, बताओ किस लड़के ने तुम्हें मारा है, मैं जाकर उसे सबक सिखाऊंगी। तो वो कहता है नहीं नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आते हुए सीढ़ियों के ऊपर से नीचे गिर गया था, ये सारी चोटें वहीं से लगी हैं। तो उसकी मॉम उसे कहती है मुझे पता तो है तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी प्लीज अपने चेहरे का ध्यान रखा करो, तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है, इसके ऊपर कोई दाग न लग जाए। तो वो उसे कहता है कि ठीक है मॉम मैं आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। और उसे कहता है कि मॉम परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए ज्यादा परेशान ना हुआ करो। और साथ ही उसके हाथ को झड़कता है और अंदर की तरफ चला जाता है। मॉम उसे कहते हैं कि बेटा क्या तुमने खाना खा लिया, अच्छा ठीक है मेरे साथ आओ हम लोग बैठ कर खाना खाते हैं। तो वो कहता है नहीं मॉम मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं है, मुझे रेस्ट करनी है, तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो वो जाकर अपने बिस्तर के ऊपर जाकर लेट जाता है और साथ ही सोच रहा होता है मैं अपनी मॉम को ये बात तो नहीं कह सकता कि मॉम मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम उस लड़के यानी उस ब्रिलियंस डीमन को पसंद आ गई थी। मैं ना तो यहाँ पर अपनी माँ के साथ ये गिला कर सकता हूँ कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ना ही मैं अपने सेक्टर के लोगों के साथ ये बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे डैड ने भी जहाँ पर ये बात की थी उन्होंने अपनी माँ का सॉरी अपनी बीवी का साथ देने की कोशिश की और उसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें पॉइजन दे दिया और मेरे डैड को मार डाला। काश मेरे डैड यहाँ पर जिंदा होते तो हो सकता था मेरे हालात अलग होते, काश मैं यहाँ पर इस हालत में नहीं होता अगर मेरे डैड मेरे साथ होते, या फिर मेरी भी वही हालत होगी अगर मैं यहाँ पर अपनी मॉम का साथ देने के लिए उनके लिए आवाज बनूंगा। नेक्स्ट सीन में फिर से सुबह का दिखाया जाता है, सुबह होती है और हमारा टैंग श्योनम्योंग जो होता है बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद उसके कजन उसे फिर से पीटना शुरू कर देते हैं, वो उसे बुरी तरह से पीटते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम हमेशा यहाँ पर बाहर क्यों चले आते हो जबकि तुम्हें पता है कि बाहर आने के बाद तुम्हें मार पड़ेगी। वो उसे बाल से पकड़ता है और उसे कहता है कि अपना ड्रामा बंद करो, चलो जल्दी से अब यहाँ पर हमारे सामने भीख मांगना शुरू करो, क्योंकि अभी तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, आज हम लोग तुम्हें कल से भी ज्यादा बुरी तरह से पीटने वाले। और फिर साथ ही वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो वो उसे पंच मारता है तो हमारा टैंक ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और साथ ही साथ वो ये सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर और कितना ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे और कितना ज्यादा इसी तरह की जिंदगी को गुजारना पड़ेगा, मैं इस जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ। और इसी के साथ ही उन लड़कों को पीछे से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है जरा रुको। तो ये सभी लोग रुक जाते हैं और पीछे देखते हैं कौन है। उनके पीछे एक और लड़का आता है, ये भी टैंक फैमिली का एक डिसाइपल होता है। तो उसके हाथ में कुछ नीडल्स होती है, तो वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अब बस भी करो, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरी बारी है, मैं श्योनम्योंग के साथ कुछ और खेलना चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ पर क्या लेकर आया हूँ। तो टैंग मूनचन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि इस बार तुम यहाँ पर क्या लेकर आए हो, तुम हर बार यहाँ पर अपने नए खिलौने लेकर आते हो ताकि तुम इसे यहाँ पर इसके ऊपर ट्राई कर सको, इस बार श्योनम्योंग के लिए क्या लेकर आए हो। तो वो उसे कहता है कि इस बार मैं कुछ बहुत ही स्पेशल लेकर आया हूँ, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर यंग पैट्रियार्च की पोजीशन के लिए आने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए कुछ पॉइजनस नीडल्स बनाई है और मैं इन पॉइजनस नीडल को इसके ऊपर आजमा कर चेक करना चाहता हूँ क्या इनके अंदर जो पॉइजन है वो काम करता है या नहीं। तो इस लड़के का नाम टैंग जोंगरियोंग होता है। टैंग जोंगरियोंग अपनी एक नीडल को उठाता है और उसके ऊपर पॉइजन लगा होता है, जबकि दूसरा लड़का जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए हमारे म्योंगड्योंग के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है ताकि वो हिले नहीं। तो म्योंगड्योंग बेचारा जो होता है उसके वजन की वजह से ही वहां पर चीखे मारना शुरू कर देता है। तो वो लड़का उसे कहता है कि अब बस भी करो, नीडल के साथ कोई तुम यहाँ पर मरने वाले नहीं हो, और वैसे भी अगर नीडल गलत लगी तो फिर तुम्हारी कल्टीवेशन क्रिपल हो जाएगी, इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, मैंने तुम्हें इसीलिए तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ ताकि तुम्हें फिक्स कर सकूं। इसके साथ ही जोंगड्योंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जोंगम्योंग हिलना बिल्कुल भी मत, मैं यहाँ पर तुम्हें मारना नहीं चाहता, एक बार मैं यहाँ पर देख लूं कि ये पॉइजन काम करता है, इसी के साथ ही तुम्हें एंटीडोट दे दिया जाएगा, तुम्हें बस बर्दाश्त करना होगा, तुम्हारी बॉडी के ऊपर जैसे हमें इफेक्ट्स नजर आएंगे पॉइजन के तुम्हें एंटीडोट दे देंगे। इसके साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम्हें समझ आ रही है, तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है, क्योंकि मुझे अभी और बहुत सारी नीडल्स तुम्हारे पर ट्राई करनी है। और साथ ही वो अपनी नीडल को उसके गर्दन के अंदर दंसा देता है। जब वो नीडल उसकी गर्दन के अंदर जाती है तो इसी के साथ ही पॉइजन उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, और साथ ही वो पॉइजन जो होता है वो टैंक के चेहरे के ऊपर भी दिखाई देता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी स्किन बर्न हो रही होती है, उसकी स्किन जल रही होती है। हमारा टैंक जोंगम्योंग वहां पर बेचारा बहुत ज्यादा बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और सामने उनकी तरफ भी देख रहा होता है कि उसके कजिन वहां पर हंस रहे होते हैं। तो वो कहते हैं देखो जरा इसके चेहरे के ऊपर रैशेस हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये पॉइजन काम करता है, ये पॉइजन तो वाकई में काम करता है। हमारा टैंक जोंगम्योंग कहता है कि मैं कितनी देर तक इस तरह इंड्योर करूंगा, मुझे और ज्यादा इंड्योर नहीं करना, मुझे यहाँ पर मरना है, मुझे मरना है। और वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर फिर चले जाते हैं। तो बारिश हो रही होती है और हमारा जोंगम्योंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। तो वो बेचारा बेहोश हालत में होता है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर अभी पॉइजन के इफेक्ट्स होते हैं। तो वो कहता
है कि मैं यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पहुंचना आसान हो जाएगा, मुझे रोजाना के इस दर्द को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। फिर साथ उसे अपनी मॉम का ख्याल आता है और कहता है नहीं, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो फिर मेरी मॉम का ख्याल कौन रखेगा, मेरी मॉम उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, मुझे अपनी मॉम के लिए स्ट्रांग बनना है। सारी की सारी मेरी गलती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर पैदा हुआ था और उसके बाद मैं स्ट्रांग भी नहीं बन पा रहा। अगर मैं स्ट्रांग होता तो मैं सभी के सामने खड़ा हो पाता, स्ट्रांग होता तो मैं सभी लोगों से पूछ पाता कि मेरी मॉम की क्या गलती थी। बस यहाँ पर अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे बस इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना है कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे और मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकूं। जैसे वो यहाँ पर ये चिल्लाकर कहता है, इसी के साथ ही उसके सामने वहाँ पर नर्जी से बनी हुई एक तलवार शेप लेती है। वो तलवार उसके सामने ग्राउंड के अंदर आकर दंस जाती है। तो हमारा योंग योंग उस तलवार की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या, ये तो एक तलवार है, लेकिन ये तलवार यहाँ पर कहाँ से आई होगी, क्या ये तलवार पहले से यहाँ पर थी, लेकिन मैंने इस तलवार को यहाँ पर पहले क्यों नहीं देखा। तो हमारा टैंग योंग म्योंग कहता है कि लेकिन ये तलवार बिल्कुल भी अनजानी नहीं लगती, ऐसे लगता है जैसे मैं इस तलवार को पहले से जानता हूँ। और वो आगे बढ़ता जाकर उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है। जैसे वो तलवार को हाथ में पकड़ता है उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो कहता है कि ये क्या, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये तलवार मेरी है। इसी के साथ ही हमारे योंग म्योंग के सामने उसकी पुरानी लाइफ जो होती है वो पूरी तरह से रिवाइव हो जाती है। उसकी पूरी लाइफ उसे दिखाई जाती है कैसे वो इस तलवार के साथ अपने आप को प्रैक्टिस करता रहा है। वही मार्शल आर्टिस्ट जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था वो हमारा योंग म्योंग ही था, जो अपनी पिछली लाइफ में तलवारबाजी के पिनेकल तक पहुंच पाया था। और यहाँ पर वो सारी की सारी फॉर्म्स उसके जहन में आती हैं, सारी की सारी मेमोरीज उसे याद आती हैं। उसे पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में तक पहुंच चुका था, वो तलवारबाजी के पिनेकल तक पहुंच चुका था, यानी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि वो बहुत ज्यादा अकेला हो चुका है और उसे यहाँ पर नॉर्मल जिंदगी चाहिए। तो एक नॉर्मल जिंदगी अचीव करने के लिए उसे एक दूसरी जिंदगी की जरूरत थी, जो जिंदगी वो इस जिंदगी में जी सकता है। तो योंग म्योंग कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में जब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था उस वक्त मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पछतावा था, और वो पछतावा ये था, काश मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजार पाता, काश मैं जहाँ पर मुझे एक और जिंदगी मिलती और उस जिंदगी में मैं अपने आप को नॉर्मल जिंदगी में अपने आप को ढाल पाता और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तलवारबाजी के साथ ऑब्सेस्ड नहीं रहता। इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग और उसके साथ वो मास्टर दोनों एक हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर एक ही तलवार के साथ खड़े होते हैं। हमारा योंग म्योंग भी कहता है कि मुझे एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है। अपनी तलवार को उठाने के बाद टैंग योंग म्योंग कहता है कि मुझे याद है कि अपनी पिछली लाइफ में एक बहुत ही महान स्वर्ड्स मास्टर था और इस लाइफ में मुझे लगता है कि मेरा वही सपना है जो पिछली लाइफ में अधूरा रह गया था। तो मुझे अपने उस सपने को दोबारा से पूरा करना होगा और मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। मैं इस लाइफ में पावर तो हासिल करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक सुकून भरी एक ऑर्डिनरी जिंदगी भी जरूर गुजारूंगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार सीरीज को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि टैंग को अपनी पुरानी तलवार जो होती है वो उसे मिलती है। उस तलवार को पकड़ने के साथ उसको अपनी सारी की सारी मेमोरीज याद आ जाती है कि पिछले जन्म में वो क्या था। और इसी के साथ ही हमारा टैंग जो होता है अपने पिछले जन्म की सारी मेमोरीज को रिकवर कर लेता है। और इसी के साथ ही अब वो इस नए जन्म के साथ यानी अपनी नई बॉडी के साथ अब आगे बढ़ने का फैसला करता है और कहता है कि अब उसे यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है। नेक्स्ट सीन में अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है। तो हमारा टैंग अगले दिन सुबह सुबह फिर से घर से निकल पड़ता है। तो उसकी मॉम उसे कहते हैं कि बेटा तुम कहां पर जा रही हो, अभी तक रात की नींद जो थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई, क्योंकि रात को तुम काफी ज्यादा मार खा के घर वापस आए थे। तो वो उसे कहता है कि मदर अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी किस्मत भी बदलने वाली है। मॉम उसे कहती है कि ये क्या बात कर रहा है कि हमारी किस्मत यहाँ पर कैसे बदल सकती है। तो योंग म्योंग उसे कहता है कि मॉम बिल्कुल भी परेशान ना हो, देखना मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आऊंगा और इस बार कोई खुशखबरी लेकर वापस आऊंगा। और हमारा टैंग जो होता है वहां पर से सामने की तरफ चल पड़ता है। वो जानबूझकर अपने कजन्स की तरफ आ रहा होता है। तो उसके कजन मूनचोल जो होता है वहीं पर पेड़ के पास खड़ा होता है, कहता है कि योंग म्योंग कहां पर है, आज वो अभी तक आया क्यों नहीं है, उसे तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था। उसका दोस्त से कहता है लगता है कि कल हमने उसे कुछ बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया था, मुझे लगता है कि योंग म्योंग ने उसे जो पॉइजन दिए थे उन पॉइजन को अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाया होगा। लेकिन इसके बावजूद उस लड़के को बाहर आना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आएगा तो उसकी मॉम जो है वो सारा दिन उसके सामने रहेंगे। और इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि उसकी मॉम सारा दिन घर पर रहती है। मुझे लगता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा बहादुरी है। तो मूनचोल हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि बहादुरी उसके अंदर कौन सी है, वो तो यहाँ पर मार खाने के लिए आता है। हमें इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, जब भी वो लड़का हमें दिखाई देता है हमारा काम बस इतना ही है कि हमें जाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटना है, ताकि उसके अंदर एक डर बना रहे कि हम लोग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। साथ ही वो लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखते हैं तो हमारा योंग म्योंग जो होता है उन्हीं की तरफ आगे बढ़ आता है। तो वो लोग कहते हैं देखो वो इसी तरफ आ रहा है। योंग जोंग को भी दिखाते हैं कि वो भी ऊपर ही बैठा होता है। वो कहता है ये लड़का तो यहाँ पर आ गया, चलो
फिर से यहाँ पर पॉइजन को ट्राई करते हैं। वो जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतरता है और कहता है कि मैं तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था ये सोच कर कि आज यहाँ पर तुम आओगे भी या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी बहुत सारी नीडल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो वो कहता है योंग म्योंग चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो हमारा योंग म्योंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और साथ उसे घूर कर देखता है। तो मूनचान उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि योंग म्योंग ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से कल पॉइजनाइट किया था, जिसकी वजह से तुम डरे हुए हो और इसी वजह से तुम आज यहाँ पर लेट आए हो। लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो हमें करना है। उम्मीद करता हूँ कि कल वाली चोटें जो है वो ठीक हो गई होंगी। तो हमारा हीरो टैंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर उतनी सी चोटों से कोई फर्क पड़ने वाला है मूनचान। और जब उसका नाम पुकारता है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या ये कहना चाहता है कि यहाँ पर मूनचान ने से जितना पीटा था वो कम था। मूनचान उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कल तुम यहाँ पर रो रहे थे, तुम पीट रहे थे, तुम कह रहे थे कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, लेकिन आज यहाँ पर तुम कह रहे हो कि इतना कम है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इतना कम है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें और दिखाता हूँ कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। पर तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड कंप्रेस की जरूरत पड़ने वाली है, लगता है कि तुम अगले एक हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठोगे। तो इस बार जोंगिल आगे बढ़ता है और कहता है कि इस बार मेरी बारी है, जबकि हमारा टैंग जो होता है वो उन दोनों के नाम पुकारता है। वो कहता है टैंग जोंगिल और साथ ही टैंग जोंग, तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ और ये सब कुछ कर सकते हो। तो जोंग जो होता है वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, आज टैंग म्योंग जोंग हम सभी लोगों के नाम पुकार रहा है, आज से पहले इसने कभी हमारे नाम नहीं पुकारे। इस कचरे को पता होना चाहिए कि ये कभी भी हमारे नाम नहीं ले सकता और आज यहाँ पर ये मरने वाला है। ठीक है, साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को मार डालो, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इसने यहाँ पर हमें हमारे नाम से बुलाया है। लगता है कि आज मुझे यहाँ पर पॉइजन की डोज को बढ़ाना होगा। तो मूनचान उसे कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उससे पूछो ना जिसके ऊपर तुम इस डोज को आजमाने वाले हो। हमारा टैंक भी उन्हीं की तरफ ही देख रहा होता है। तो जोंगिल उसके सामने खड़ा होता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो जैसे ही वो पावरफुल पंच उसे मारता है तो इसी के साथ ही हमारा जो टैंक होता है वो उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है। वो उसके पंच को अपनी बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है और उसके मुंह के ऊपर हाथ रखने के बाद इसी के साथ उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो हमारा टैंक म्योंग जोंग जो होता है बड़ी आसानी के साथ जोंगिल को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो ग्राउंड के ऊपर जब वो उसे पटकता है तो बाकी के दोनों जो देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, जोंगिल यहाँ पर इसके एक ही अटैक के साथ ग्राउंड के ऊपर कैसे गिर गया। तो जोंग कहता है कि इसने तो कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की ही नहीं, तो फिर इसके पास ये मार्शल आर्ट्स का मूव कहां से आया, इसने अपनी मार्शल आर्ट्स को कैसे यूज किया और जोंगिल को कैसे यहाँ पर नीचे गिरा दिया। तो मूनचान उसे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। तो वो उसे कहता है तो अब यहाँ पर हम लोग और क्या करें, मुझे लगता है कि यहाँ पर गलती की वजह से जोंगिल नीचे गिर गया होगा, हम दोनों को यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जबकि हमारा टैंक जोंग म्योंग उन दोनों से कहता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा कि तुम लोग यहाँ पर हमारे यंग पैट्रियार्च के लिए जो कंपटीशन होने वाला है उसमें हिस्सा लेने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक भी हो, क्योंकि तुम लोगों के पास जो पावर्स हैं वो इस लायक नहीं है कि तुम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले सको। इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, वो मूनचान की तरफ आगे बढ़ रहा था। मूनचान कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि गंगनील जो है वो गलती के पार था, इसकी वजह से वो इसके अटैक की वजह से नीचे गिर गया, मैं यहाँ पर सावधानी के साथ अटैक करूंगा। और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा, मुझे इसके ऊपर अटैक करके इसको सिखाना होगा, इसे बताना होगा कि पिछले कई सालों से हम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं और पिछले कई सालों से हर रोज ये हमसे मार खाता और आज अचानक से हमारे सामने इस तरह से खड़ा नहीं हो सकता। मूनचान अपने पास से अपना ब्लेड निकालता और बड़ी तेजी के साथ हमारे टैंक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर जो तुमने गंगनील के साथ किया वो मेरे साथ भी कर पाते हो या नहीं। तो ब्लेड जैसे ही वहां पर टैंक के पास पहुंचता है तो हमारा टैंक जो होता है उसको बाजू से पकड़ लेता है, वो उसको बाजू से पकड़ता है, उसको ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि मूनचान तुम्हारे पास जिस लेवल की पावर्स है इस लेवल की पावर्स के साथ तुम इस कंपटीशन में एक सेकंड भी टिक पाओगे। और साथ ही वो उसके हाथ को वहां पर मरोड़ता है, जब उसके हाथ को मरोड़ता है तो उसी के साथ ही मूनचान की पूरी बॉडी वहां पर मुड़ जाती है और उसका बाजू टूट जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। हमारा टैंक जो होता है वो जंग रियोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो तो फिर यहाँ पर इस कंपटीशन का विनर डिसाइडेड हो चुका है, क्योंकि इस कंपटीशन का विनर तो मैं ही बनने वाला हूँ। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मैं साइड एक हाल का दिखाया जाता है जिसे हिडन पॉइजन हाल कहा जाता है। कभी यहाँ पर हमारा सेक्टर लीडर बैठा करता था जो टैंक फैमिली का सेक्टर लीडर यानी पैट्रियार्च था, लेकिन जब से पिछला पैट्रियार्च मरा उसके बाद से कोई भी यहाँ पर पैट्रियार्च नहीं बन सका। इसी वजह से अब यहाँ पर बाकी के सभी एल्डर्स बैठकर फॉर्मल मीटिंग करते हैं और फैमिली के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर अभी भी एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर सभी एल्डर्स बैठे होते हैं, ग्रेट एल्डर और साथ में बाकी के सभी एल्डर्स बैठे होते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस बार जो कंपटीशन होना है उस कंपटीशन में किन बच्चों को वहाँ पर भेजा जाएगा। तो ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि अब जब के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपनी मीटिंग के एजेंडा को स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोगों ने यहाँ पर बाकी के सभी नामों को तो डिसाइड कर लिया है कि इस कंपटीशन में कौन कौन से बच्चों को भेजना है। अब मैं यहाँ पर टैंग जोन म्योंग के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो पिछले सेक्टर लीडर का
बेटा था, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उसके बारे में भी डिसाइड करना चाहिए क्या वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है या नहीं ले सकता। कि अभी तक उस लड़के ने खुद भी ऑफिशियली इस बात को अनाउंस नहीं किया कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है या नहीं। और यहीं पर हमारे योंग म्योंग को भी दिखाते हैं कि वो वहां पर से यांग रियोंग को सर से पकड़कर उसे खींचता हुआ उसी हाल की तरफ ही लेकर आ रहा होता है। रास्ते में जो लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग से देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो टैंग है। टैंग योंग म्योंग इतना खतरनाक कैसे हो गया कि इसने यहाँ पर यांग रियोंग को उसको बालू से पकड़कर खींच रहा है। मीटिंग हॉल के अंदर भी यही बातें चल रही होती है। बाकी के एल्डर्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी फैमिली के बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं, वो सभी उसे बुली करते हैं क्योंकि वो लड़का पिछले कई सालों से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कि वो इस लायक भी है कि उसे इस कंपटीशन में भेजा जाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ये कंपटीशन हमारी फैमिली की माइट दिखाने के लिए, बाकी के सभी लोगों को दिखाने के लिए है कि हमारी फैमिली के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग वहां पर किसी कमजोर को भेजेंगे तो वो वहां पर हमारा नाम खराब करेगा। उनमें से एक एल्डर कहता है लेकिन योंग म्योंग जो है वो हमारे पिछले सेक्टर लीडर का बेटा है, तो मुझे लगता है कि उसे मौका देना चाहिए। एक और एल्डर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस लड़के को कंपटीशन से दूर रखेंगे तो लोग इस बात के ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि पिछले सेक्टर लीडर के खून को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने क्यों नहीं दिया गया। एल्डर उनसे कहता है कि मैं तुम सभी लोगों की बातों को अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम है और वो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी बगैर स्किल वाले बंदे को, एक ऐसा बंदा जो कंपटीशन में जाते ही हार जाएगा, उसको वहां पर भेजेंगे तो फिर हमारी फैमिली का नाम खराब होगा। हाँ ये बात सच है कि पुराने सेक्टर लीडर का ब्लड उस लड़के की रगों में दौड़ रहा है, लेकिन उस लड़के के अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है, अपने बाप जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारी फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। और इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है, हमारा योंग म्योंग अंदर आ जाता है, यांग रियोंग को वहीं पर खींचता हुआ लेकर आता है। बाकी के सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो ग्रेट एल्डर उसे देखते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि योंग म्योंग क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर मीटिंग रूम में इस तरह से आना और ऊपर से तुमने यहाँ पर किसी को पकड़ रखा है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हम सभी लोगों के सामने इस तरह से आ सकते हो? तो हमारा टैंग योंग म्योंग उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और किसके सामने खड़ा हूँ। तो वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो नीचे यांग रियोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये तो यांग रियोंग है। हमारे टैंग ने उस लड़के यांग रियोंग की तो एक आंख ही खराब कर दी होती है क्योंकि उसे उसी की पॉइजनस नीडल के साथ हिट किया होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बेचारी बहुत ज्यादा खराब होती है। ये देखकर ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इसने इस लड़के के साथ क्या किया। तो हमारा यांग म्योंग उसे कहता है कि पिछले कई सालों से ये लोग मुझे तंग करते आ रहे हैं, मैंने यहाँ पर इन लोगों के इस प्रेशर को बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर इनकी मार खाता आ रहा हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो गया, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आज के बाद मैं बिल्कुल भी इंड्योर नहीं करने वाला। जबकि उनमें से एक एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के जो तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता होना चाहिए कि यांग रियोंग इस बार के यंग पैट्रियार्च कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है और तुमने कंपटीटर की ये हालत कर दिया, इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर सजा दी जानी चाहिए, तुमने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। यांग म्योंग उसे कहता है कि मेरे डैड कभी सेक्टर लीडर हुआ करते थे और यहाँ के ज्यादातर रूल्स मेरे डैड नहीं बनाए हैं, तो मैं अच्छी तरह से सभी रूल्स को जानता हूँ। पर प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कंपटीटर से फाइट नहीं कर सकते, ना ही उसे बुरी तरह जख्मी कर सकते हैं, लेकिन अगर दो कंपटीटर्स आपस में फाइट करें तो फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ग्रेट एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं लड़के तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम भी यहाँ पर हमारे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो? तो क्या तुम फाइनली यहाँ पर ये बात डिसाइड कर चुके हो कि तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है? तो हमारा टैंग योंग म्योंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशंस काफी नहीं है? क्या तुम इसे देखने के बाद भी ये कहोगे कि मेरी क्वालिफिकेशंस काफी नहीं है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशंस काफी नहीं है तो फिर बाहर जाकर ओपन ग्राउंड में जाकर तुम देख सकते हो, जहाँ पर यंग नील ग्राउंड के अंदर दंसा पड़ा है और उसके साथ साथ वहां पर तुम्हें मून चांद भी दिखाई देगा जिसका मैंने एक बाजू तोड़ दिया है। तो 3 पार्टिसिपेंट्स को तो मैं यहीं पर हरा चुका हूँ और बाकी के सभी पार्टिसिपेंट को मैं कंपटीशन में जाकर हराने वाला हूँ। ये सभी लोग मुझे बहुत ही बुरी तरह से बुली किया करते थे और हमारी फैमिली में एक रूल है कि हमें यहाँ पर किसी के भी एहसान के बदले को 10 गुना चुकाना है और अगर कोई आपको यहाँ पर तंग करता है तो फिर आपको उससे बदला लेना होगा और वो भी 10 गुना ज्यादा। जैसे वो ये वाली बात करता है तो पूरे हाल में जितने एल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे वहीं पर खामोश हो जाते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे योंग म्योंग की किस्मत में आगे और क्या होने वाला है, क्या इसकी ब्लीडिंग फेट यहाँ पर चेंज होने वाली है या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था योंग म्योंग जो होता है वो अपने एल्डर्स के सामने जाकर उनको बताता है कि कैसे उसने यहाँ पर अपनी फैमिली के 3 डिसाइपल्स की हालत बुरी कर दी और वो तीनों से बुली किया करते थे, इसी वजह से उसने यहाँ पर 10 गुना ज्यादा बदला लिया है। बात सुनने के बाद वो सभी लोग खामोश हो जाते हैं और ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर 3 पार्टिसिपेंट्स को हरा दिया है तो उसका मतलब यह है कि तुमने इस बात को साबित कर दिया है कि तुम यंग पैट्रियार्च कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो। ऐसे एक एल्डर चिल्लाकर कहता है लेकिन एल्डर आपको
नहीं लगता कि इस लड़के को यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। इस लड़के ने यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले दूसरे लड़कों को अबॉलिश कर दिया, उनको बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया है। मुझे लगता है कि इस लड़के को कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं देना चाहिए। एक और एल्डर कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि इस लड़के को कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाए। अपने फेलो डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करके इसने अपने आप को एक क्रिमिनल साबित किया और एक क्रिमिनल को इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जबकि ग्रेट एल्डर उन सभी से कहते हैं कि सभी लोग खामोश हो जाओ, मैंने यहाँ पर फैसला सुना दिया है, ये लड़का इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेगा। वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं कि एल्डर जी आप क्या कह रहे हैं। तो एल्डर कहते हैं कि मैं यहाँ पर फैसला सुना चुका हूँ, अब इस लड़के को यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा। और अब जबकि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो मैं यहाँ पर इसके साथ एक शर्त भी रखने वाला हूँ। टैंग योंग म्योंग, अगर तुम इस कंपटीशन को नहीं जीत पाते, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद तुम कंपटीशन को नहीं जीत पाते, तुमने आज यहाँ पर 3 डिसाइपल्स के ऊपर अटैक किया और उनके साथ जो कुछ भी किया है, इसकी वजह से जो तुम्हें सजा मिलनी है वो सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तुम कंपटीशन को जीत जाते हो तो फिर हम इन सारी बातों को माफ कर देंगे और इसे बुलाकर तुम्हें अपने क्लैन का नया क्लैन लीडर बना देंगे। तो क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? तो योंग म्योंग कहता है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट सीन हमें योंग म्योंग के घर का दिखाया जाता है। जब वो घर वापस आता है तो उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि इस बार के यंग पैट्रियार्च कंपटीशन में कितना ज्यादा खतरा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे पास तो मार्शल आर्ट्स भी नहीं है, तुमने कभी ट्रेनिंग भी नहीं की। तो वो योंग म्योंग अपनी मॉम से कहता है कि नहीं मॉम, आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उसकी मॉम सोच रही होती है मेरे बेटे ने यहाँ पर जिस टोन में मुझसे बात की है, यहाँ पर इस बात से साबित हो रहा है कि ये वाकई में इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और इसे पता है कि ये क्या कर रहा है। यानी कि इस वक्त इसकी बॉस के पास पूरी तरह से पूरा कॉन्फिडेंस है इस काम को करने का। इसके बाप ने इसका नाम योंग म्योंग रखा था। इसका मतलब यह है कि जब तक पॉसिबल हो तब तक तुम्हें सर्वाइव करना है। मुझे तो लगा था कि मेरा बेटा अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है, ये ग्रेट मैन बनेगा और बहुत ही जल्दी फैमिली का पैट्रियार्च बनने वाला है। तो मॉम उसे कहते हैं कि योंग म्योंग, मैं यहाँ पर तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, एक बच्चे को नहीं बल्कि 3 बच्चों को बुरी तरह से जख्मी तुमने कैसे किया, तुमने कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज किया। मैं बस तुमसे ये जानना चाहती हूँ क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो, क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम यंग पैट्रियार्च के कंपटीशन को जीत सको, बस इतना बता दो। तो वो कहता है हाँ मॉम, मुझे लगता है कि मैं इस कंपटीशन को जीत सकता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हारा बेटा यहाँ पर कंपटीशन को जीतने के बाद तुम्हारी खोई इज्जत को तुम्हें वापस दिलाएगा। तो उसकी मॉम आगे से रोना शुरू कर देती है, फिर साथ उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे तुम वाकई में बड़े हो चुके हो, मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा प्राउड है, तुमने यहाँ पर मेरा नाम रोशन कर दिया अभी से। जब अपनी मॉम को गले से लगाता है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, अपनी मॉम को गले से लगाकर मुझे ये वार्मथ महसूस हो रही है। मैं यहाँ पर इसी तरह अपनी मॉम को प्राउड फील करवाता रहूंगा और मुझे लगता है कि मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो लोग हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट है, उन सभी लोगों को मैं रोकूंगा और उन सभी लोगों को अपनी मॉम के करीब भी नहीं आने दूंगा। मैं एक एक करके उन सभी लोगों को एलिमिनेट करूंगा। और यहाँ पर उसके अपनी फैमिली के एल्डर्स भी होते हैं। एक सीन जो होता है वो 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 1 महीने के बाद यहाँ पर एक एल्डर आता है। एक एल्डर जो होता है वो इसकी मॉम का दोस्त होता है। तो उसे कहता है कि सिस्टर तुम्हें बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, तुम्हें बस अपने बच्चे को मेरे साथ भेजना होगा, मैं उसे अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ, यहाँ पर रहकर वो क्या ही कर लेगा। तो उसकी मॉम से कहती है नहीं, वो चाहता है कि वो यहीं पर रहे, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग के लिए नहीं आया। वो एल्डर उसे कहता है कि इस बार के कंपटीशन में बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि इस बार के कंपटीशन में बहुत सारी टैंग फैमिली के डिसाइपल्स हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे बच्चे ने तो कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी नहीं की, अब तो 1 महीना भी गुजर चुका है, तुम्हें उसे मेरे साथ भेजना ही होगा। तो उसकी मॉम उसे कहती है मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को अच्छी तरह से पता है कि वो क्या कर रहा है, वो किसी बिना प्लान के यहाँ पर आगे तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। एल्डर उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि उस लड़की को पता है, वैसे भी मैं उसकी मेंटालिटी, उसकी करेज और साथ में उसके कंपोजर को देख चुका हूँ। मैं ये सब कुछ देखने के बाद कहता हूँ कि वो अपनी एज के बॉयज से ज्यादा आगे निकल चुका है, यानी कि वो काफी मैच्योर हो चुका है। तो इस एल्डर का नाम जोक वी होता है। तो एल्डर जोक वी जो होता है इसकी मॉम का दोस्त है और साथ ही हमारा टैंग योंग म्योंग का बहुत ही अच्छा साथी बनने वाला है। तो टैंग की मॉम उसे कहते हैं क्योंकि अभी तक डार्क किंग की फैमिली यानी कि तुम हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त रहे और साथ ही तुम इसे बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट भी करते रहे हो, लगता है कि तुम उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कंपटीशन से पहले उसका ख्याल रखना चाहिए और उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जोक वी उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि उसने यहाँ पर 3 लड़कों को पीटा था, वो तीनों ही लड़के यहाँ के एल्डर्स के बेटे हैं और तीनों के एल्डर्स काफी ज्यादा पावरफुल है और वो लोग उसके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते थे। मैंने पूरे 1 महीने तक तुम्हारे बेटे को अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, लेकिन इसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होगा मैं उसके लिए उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके आगे उसे अकेले ही अपना सफर कंप्लीट करना होगा। अगले 3 साल तक वो बिल्कुल अकेला होने वाला है। तो नेक्स्ट सीन हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर योंग म्योंग बैठा कल्टीवेट कर रहा था। वो वहाँ पर ध्यान लगाकर बैठा होता है और सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर आराम से बैठकर अपनी मॉम के बने हुए ताजे खाने को खाने के लिए बैठा हुआ हूँ। मेरी मॉम हमेशा यहाँ पर मेरे लिए खाना बनाकर लाती है, पिछले 1 महीने
महीने से मैं यहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना खा रहा हूँ और साथ में बैठकर ध्यान लगा रहा हूँ। और बाकी के सभी बच्चे जो है वो ग्राउंड्स में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मार्शल आर्ट्स की ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके साथ ही वो कहता है कि मुझे भी यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मैं अपनी पिछली जिंदगी में स्वर्ड्समैनशिप की पीक पर पहुंच चुका था, पिनेकल पर पहुंच चुका था, और इस जिंदगी में अभी कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो हूँ। तो हमारा म्योंगजोंग वहीं पर जल्दी से अपने हाथ के ऊपर पहले खड़ा होता है, फिर साथ ही वो अपनी उंगलियों के ऊपर वहां पर अपनी बॉडी को उठाता है, फिर साथ ही एंड के ऊपर वो एक उंगली के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस वक्त मैं 12 साल का हो चुका हूँ और 12 साल की उम्र में मेरी बॉडी के अंदर सारी मेडियंस ब्लॉक है, मुझे एक एक करके सभी मेडियंस को ओपन करना होगा ताकि मैं अपनी पावर्स को अनलीश कर सकूं। टैंग म्योंगजोंग कहता है कि मेरे पास अपनी पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिसके मुताबिक मुझे यहाँ पर हर एक काम बहुत ही बैलेंस के साथ करना होगा, यानी कि मुझे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। बॉडी ट्रेनिंग के बाद मेरी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से टूटेगी और उसको रिकवर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं अपनी फिजिकल ग्रोथ को इंक्रीज कर सकूं। मुझे लगता है कि मेरी यही ट्रेनिंग ये काफी है मुझे सेक्टर लीडर बनाने के लिए। सीन जो होता है हमें कंपटीशन के दिन का दिखाया जाता है, तो कंपटीशन के दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा टैंग जोंग मोंग जो होता है अपनी मॉम से कहता है कि मॉम चलो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मॉम से कहती है ठीक है बेटा अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि आज यहाँ पर ये घर से जा रहा है और अगले 3 साल तक ये घर वापस बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो एल्डर जोकवी भी उसके साथ ही होती है, तो जोकवी भी उसे कहता है कि सिस्टर जिए तो ठीक है हम लोग यहाँ पर तुम्हें बाय बोलकर जा रहे हैं। तो जिए उसे कहती है ठीक है ब्रदर मेरे बेटे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां से चल पड़ते हैं कंपटीशन वाली जगह पर जहाँ पर से ये कंपटीशन स्टार्ट होगा। अब क्या उसकी मॉम जो होती है पीछे खड़ी खड़ी वहां पर सोच रही होती है कि लॉन्ग रियोंग क्या तुम देख रही हो हमारा बेटा कितना बड़ा हो चुका है, कितना मिच्योर हो चुका है। अगर तुम यहाँ पर होते तुम अपने बेटे को देख पाते, अगर तुम अपने बेटे को देख पाते तो तुम्हें पता चलता कि हमारा बेटा बहुत ज्यादा मिच्योर हो गया है। तो नेक्स्ट सीन में डार्किंग हॉल का दिखाया जाता है, तो ये सभी लोग डार्किंग हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बाकी के सभी कंपटीटर्स भी आ चुके होते हैं। टैंग फैमिली के बहुत सारे डिसाइपल्स वहां पर आए होते हैं, जबकि हमारा योंग म्योंग जो होता है बाहर बैठा होता है, वहां पर बैठकर बन खा रहा होता है। योंग म्योंग कहता है कि डांकिंग क्लैन का जो लीडर है यानी कि मास्टर जोकवी है वो इस वक्त अपने कंपटीशन को लेकर काफी ज्यादा मसरूफ है, इसी वजह से वो अंदर चला गया और मुझे यहीं पर छोड़कर चला गया और मैं यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। आधे घंटे से मैं यहीं पर बैठा हुआ, पता नहीं ये कंपटीशन कब स्टार्ट होगा, कंपटीशन को जल्दी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसके साथ उस साइड के ऊपर से आवाज आती है, कुछ लड़के उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं वहां पर देखो पॉइजन फिनिक्स का बेटा है, जो तो पॉइजन फिनिक्स का बेटा है जिसकी वजह से हमारी टैंग फैमिली के साथ सब कुछ हुआ था। तो सभी लड़के जो होते हैं ग्रुप बनाकर आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि टैंग योंग म्योंग हमने तुम्हारे बारे में एक बात सुनी है, हमने सुना है कि मून चांद के साथ और बाकी के दोनों के साथ जो कुछ भी है वो सब कुछ तुमने किया है, क्या वाकई में तुमने ये सब कुछ किया है? फिर साथ ही वो सभी लोग वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें से एक कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्या तुम्हें इसे किसी भी एंगल से देखकर लगता है कि ये उनके साथ ये सब कुछ कर सकता है? एक कहता है कि मैंने सुना है कि इसने अपनी जिंदगी में कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी नहीं की और इसको यहाँ पर हमारे साथ इस कंपटीशन में भेज दिया गया है, जो तो हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है। योंग म्योंग उन सभी की बातें सुन रहा होता है, तो वो सभी लोग कहते हैं कि इस लड़के को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लगता है कि हमारे कंपटीशन की रेटिंग बहुत ज्यादा गिरने वाली है। तो इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग जो होता है अपने बन को उस लड़के की तरफ फेंक देता है जो बातें कर रहा था, तो वो बन सीधा जाकर उस लड़के के मुंह पर लगता है। जैसे ही बन उसके मुंह पर लगता है वो लड़का वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तो वो सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ, इस लड़के ने अपने पास से किसी वेपन के साथ अटैक किया, देखो ये लड़का यहाँ पर बेहोश हो चुका है, लगता है कि इसने किसी हिडन वेपन को यूज किया। तो उनमें से कहता है जरा रुको। वो आगे बढ़कर देखता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी हिडन वेपन नहीं है, ये तो कोई भी वेपन नहीं है, बल्कि इसने यहाँ पर अपने राइस केक को यहाँ पर फेंका है, ये बन खा रहा था और उसी बन को यहाँ पर इसने इस लड़के के मुंह पर दे मारा, लेकिन बन के अंदर इतनी पावर कहां से आई कि ये लड़का नीचे गिरकर बेहोश हो चुका है। बाकी के सभी लोग कहते हैं कि हम लोग इस लड़के को यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करने दे सकते, ये इतना एरोगेंट है कि इसने यहाँ पर हमारे सामने हमारे दोस्त को बन मारकर बेहोश कर दिया, जान के साथ इसने जो कुछ भी किया था वो हम लोग यहाँ पर अपने साथ नहीं होने दे सकते, वो अकेला था लेकिन हमारे साथ यहाँ पर पूरा ग्रुप है, चलो सभी लोग मिलकर अटैक करते हैं। तो हमारा टैंक आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर ये बात तो सुन ली कि मून चांद और उसके ग्रुप के साथ क्या हुआ था, लेकिन अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तुम लोग अपनी आंखों से देखने वाले हो। तुम्हारा टैंक योंग म्योंग उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मून चांद तुमसे ज्यादा खास था, क्योंकि उसकी एक बाजू मैंने तोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद वहां से भाग कर नहीं गया बल्कि मेरी मार खाता रहा। तो देखते हैं कि तुम में से कौन यहाँ पर रियल में टैंक फैमिली का एक मर्द है जो यहाँ पर मेरी मार खाएगा, या फिर तुम में से कुछ लोग यहाँ से डरकर भाग जाओगे। तुम सभी लोग भी तो यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो, तो लगता नहीं है कि तुम सभी लोग डरकर भागोगे। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक साथ जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इसको मारो तब तक जब तक इसके मुंह से खून ना निकल आए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा योंग म्योंग इन सभी को कैसे हराने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो ब्लीडिंग फेट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक तरफ हमारा योंग म्योंग होता है और दूसरी तरफ से वो सभी लड़के एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उनमें से एक लड़के के मुंह के ऊपर पंच पड़ता है, जिसके साथ ही वो लड़का उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और बाकी के सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं। और इसी के साथ ही डार्क किंग भी वहां पर पहुंच जाता है, यानी योक भी वहां पर पहुंच जाता है, जो देखकर कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये तो एक कंपटीशन वाला लड़का है। क्योंकि एक लड़का उड़ता हुआ उसके पास आकर गिरता है, तो वो कहता है यहाँ पर लगता है पार्टिसिपेंट्स आपस में फाइट कर रहे हैं, चलो मुझे जाकर देखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर मेरे टैंक के साथ कुछ हो गया होगा। मैं यहाँ पर ये सारे के सारे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा अगर सभी लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। जैसे ही वो भागता वहां पर पहुंचता है, तो वहां पर पहुंचने के बाद वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि सभी के सभी लड़के ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़े होते हैं। कोई अपनी टांग पकड़कर लेटा होता है, कोई अपना बाजू पकड़कर लेटा होता है, जबकि हमारा योंग म्योंग वहां पर लड़कों के ढेर के ऊपर बैठा होता है, वहां पर अपना बन खा रहा था और कहता है कि तुम आ ही गए, मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो ये सभी लोग मेरे से पंगा लेने के लिए चले आए और मैंने यहाँ पर इन सभी की धुलाई कर दी। तो जोक भी उसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा था। तो हमारा टैंक योंग म्योंग उसे कहता है कि अंकल आप बिल्कुल भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड मत करना, ये सभी लोग पहले मेरे पर अटैक करने के लिए आए थे, मैंने इनके पर पहले अटैक नहीं किया, प्लीज यहाँ पर मुझे सजा मत देना। तो वो कहता है कि तुमने बहुत ही बुरा कर दिया। जबकि इसी के साथ ही ग्रेट एल्डर के पास कुछ एल्डर्स जाते हैं और जाकर कहते हैं क्या आपने देखा, यहाँ पर अभी कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ और कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले उस लड़के ने हमारे बहुत सारे डिसिपल्स को आउट कर दिया है। सभी वो एल्डर होते हैं जो कि ग्रैंड एल्डर के साथ मिले हुए हैं और ग्रैंड एल्डर के साथ साथ ये सभी एल्डर्स नहीं चाहते कि टैंक योंग म्योंग जो है ये इस कंपटीशन को जीतकर इनका सेक्टर लीडर बन जाए। तो वो सभी लोग ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि अगर इस तरह का लड़का जिसने पहले यहाँ पर इतने सारे डिसिपल्स को जख्मी कर दिया और कंपटीशन से आउट कर दिया है, वो कंपटीशन को जीत गया और सेक्टर लीडर बन गया, तो फिर तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं मेरे पास एक स्कीम है, मैं यहाँ पर रूल्स को चेंज कर देता हूँ, कंपटीशन के रूल्स को चेंज कर देता हूँ, जिससे इस लड़के को कभी पास नहीं होने दिया जाएगा। इसी के साथ ही सभी डिसिपल्स जो होते हैं वो ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, बच्चे कुछ जितने डिसिपल्स होते हैं वो ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और यहीं पर पता नहीं ये लड़की है या लड़का है, मुझे तो लड़की लग रही है। तो वो कहती है पता नहीं इस बार का कंपटीशन किस तरह होने वाला है। तो उसके साथ एक चश्मे वाली लड़की खड़ी होती है, वो उसे कहती है का जो कंपटीशन है हमें कामन माउंटेन के ऊपर 2 से 3 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद अगले साल 1-on-1 ट्रेनिंग होगी, सॉरी 1-on-1 कॉम्बैट होगी, जिसमें जो जीतेगा वो एंड के ऊपर फाइनल में पहुंच जाएगा। तो दूसरी लड़की उसकी बात सुनने के बाद हैरान होकर उसे कहती है अब तुम कौन हो। तो वो कहती है तुमने अभी यहाँ पर सवाल पूछा तो मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया क्योंकि मुझे पता है। तो वो कहती है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। मुझे तो इतना पता है कि इस बार का जो कंपटीशन है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल है, फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरे फादर जो है वो जनरल ऑफिस में काम करते हैं, इसी वजह से उन्हें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है कि इस कंपटीशन में क्या कुछ होने वाला है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम लोग किसी भी कंपटीशन को नहीं जीत सकते, इसी वजह से मुझे सब कुछ पता है। साथ ही वो कहती है वहां पर देखो ग्रेट एल्डर उसके साथ साथ डार्क किंग नाइट यहाँ पर आ रहा है, यानी कि जोक भी वहां पर आ रहा है। तो जोक भी वहां पर आता है और उन सभी को अपने बारे में बताता है कि मैं डार्क किंग क्लैन का लीडर हूँ, मेरा नाम टैंक जोक भी है और तुम सभी लोगों का ओवरसीइंग भी मैं ही हूँ। यहाँ पर इस कंपटीशन को मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर तुम सभी लोगों को बताऊंगा किस तरह से इस कंपटीशन को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके रूल्स क्या होने वाले हैं। लोग उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो इस वक्त अपने डार्क किंग क्लैन का सबसे यंगेस्ट लीडर है, इसी वजह से वो सभी लोग उसे बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। जोक भी उन सभी लोगों से कहता है कि आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें कंपटीशन के बारे में बताने वाला हूँ। कंपटीशन पूरे 4 साल तक चलेगा, पहले 3 साल तक तुम्हें कामन माउंटेन के ऊपर भेजा जाएगा जहाँ पर तुम्हें जाकर प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के अंदर थ्रोइंग स्किल शामिल होंगे, हिडन वेपन स्किल्स होंगे और साथ ही पॉइजन मेकिंग स्किल्स होंगे। तुम्हें इन सारे के सारे स्किल्स को सीखना होगा, वहां पर तुम्हें मेंटोर्स दिए जाएंगे जो कि तुम्हें ये सारे स्किल्स सिखाएंगे। 3 साल तक तुम्हें और कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। 3 साल तक तुम में से जो लोग वहां पर हार्ड ट्रेनिंग करेंगे और क्विट नहीं करेंगे वही जो कि स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, उन्हीं सभी लोगों का अगला कंपटीशन होगा, यानी कि वो सभी लोग कंपटीशन के दूसरे दौर में जा पाएंगे। वो जो चौथे साल जो कंपटीशन होने वाला है वही कंपटीशन फाइनल कंपटीशन होगा और इसी के साथ ही वो लड़की कहती है वो 1-on-1 ड्यूल होने वाली है, जबकि इसी के साथ ही जोक भी चलाकर कहता है कि नहीं वो 1-on-1 कंपटीशन नहीं होगा बल्कि वो गू पॉइजन मैच होने वाला है। तो जैसे वहां पर ग्रेट एल्डर ये वाली बात करते हैं तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सभी लोगों के तो रंग उड़ जाते हैं। सभी डिसिपल्स कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्या हमने यहाँ पर सही सुना है, क्या इन लोगों ने यहाँ पर गू पॉइजन मैच कहा है। यहीं पर हमें गू पॉइजन मैच के बारे में बताया जाता है कि क्या होता है। गू पॉइजन एक तरीका होता है जिससे पॉइजन को निकाला जाता है। बहुत सारे कीड़ों को एक मटके के अंदर डाल दिया जाता है, ऐसे कीड़े जो जहरीले होते हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा जहरीला कीड़ा होगा वो एंड के ऊपर जिंदा बचता है क्योंकि उसका जहर सब जहरों का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। गू पॉइजन मैच का मतलब यह है कि एंड के ऊपर आखिरी साल जितने डिसिपल्स बचेंगे सभी को एक अरीना में डाल दिया जाएगा जहां पर वो आपस में फाइट करेंगे और उनमें से जो एंड के ऊपर जिंदा बचेगा वही डिसिपल जो होगा वो इस कंपटीशन को जीत पाएगा। ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि ओरिजिनली हमारा प्लान तो यहाँ पर यही था, हम लोग यहाँ पर 1-on-1 ड्यूल ही करवाने वाले थे, लेकिन अब जबकि कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे
सारे डिसाइपल्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं कंपटीशन से। इसी वजह से हमें यहाँ पर रूल्स को चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमें इस बात का डर था अगर हम लोग यहाँ पर 1-on-1 ड्यूल का मैच रखते तो उसके बाद इस कंपटीशन के अगले 3 साल तक और बहुत सारे डिसाइपल्स इस मैच से आउट हो जाते। जैसे सभी लोगों को यहाँ पर उनकी फुल पावर्स शो करवाने के लिए हमने ये वाला फॉर्मेट बनाया है और तुम सभी लोगों को अब इसी कंपटीशन तरीके के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। जबकि वो सभी डिसाइपल्स ये बात सुनने के बाद हमारे टैंक योंग की तरफ देख रहे होते हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसने यहाँ पर डिसाइपल्स को मैच स्टार्ट होने से पहले ही आउट कर दिया, जिसकी वजह से अब एल्डर्स ने यहाँ पर रूल को चेंज कर दिया। तो ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों से कहता है कि ये कंपटीशन जो है, ये कंपटीशन हमारे टैंक फैमिली के फ्यूचर को बताता है। हमारी टैंक फैमिली का फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तुम में से जो भी यहाँ पर फाइट करके एंड के ऊपर बचेगा वही हमारे क्लैन का लीडर बनेगा और हमारे क्लैन को लीड करेगा। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम सभी लोग इसे बच्चों का खेल समझना भी मत। तुम्हें यहाँ पर अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना होगा। फाइट करो, सर्वाइव करो और कंकर करो, यही तुम्हारा मिशन होना चाहिए। तुम में से जो भी जीतेगा उसे यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। शिचुआन टैंक फैमिली का सब कुछ उसका हो जाएगा, वो पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर राज करेगा। और यहीं पर हमें इस फैमिली के कुछ स्पेशल डिसाइपल्स के बारे में बताया जाता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से सबसे पहले टैंक योंगिल होता है, टैंक मूनचान होता है, टैंक योंग रियोंग होता है। इन तीनों को तो आप पहले ही जानते हैं। और उसके बाद टैंक शोकचियोन होता है, टैंक जियोक्लिन होता है और साथ में टैंक योंग मियोंग होता है। ये सारे के सारे वो डिसाइपल्स हैं जिनके पास यहाँ पर नया सेक्टर लीडर बनने के चांसेस है, क्योंकि ये सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि हमारा टैंक योंग मियोंग जो होता है उन सभी के नाम सुनने के बाद और साथ ही गु पॉइजन मैच के बारे में सुनने के बाद कहता है लगता नहीं है कि ये इतना मुश्किल होने वाला है, तुझे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डार्क मून स्वर्ड सेक्टर के मेन कैंप का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मीटिंग रूम होता है। वहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस की टेरिटरी में ये सब कुछ अनाउंस किया गया होता है। वहाँ पर कुछ एल्डर्स को बुलाया गया होता है। आसपास के कुछ सेक्टर्स, बड़े सेक्टर्स और खतरनाक सेक्टर्स के लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों की मीटिंग का एजेंडा टैंक फैमिली का कंपटीशन होने वाला है। तो उनमें से एक एल्डर उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम सभी लोग टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हो। सबसे पहले यहाँ पर अपना एजेंडा रखता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तुम सभी को ये बात तो पता होगी कि टैंक फैमिली के लोगों ने यहाँ पर एक कंपटीशन को अनाउंस किया है, जिसमें वो अपने यंग स्टूडेंट्स को नए पैट्रियार्च बनने के लिए ट्रेनिंग देंगे और 4 साल के बाद उनका कंपटीशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एल्डर उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर उन बच्चों के यंग क्लैन लीडर कंपटीशन की बात कर रहे हो। दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हाँ, मेरे स्पाइस ने मुझे इस तरह की खबरें दी हैं कि उन लोगों ने वाकई में इस तरह के किसी कंपटीशन को लॉन्च किया है। वो कंपटीशन पूरे 4 साल का होने वाला है। एल्डर उन लोगों से कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है और इस वक्त उनके बच्चे जो है वो 4-4 के ग्रुप में हर एक चैरियट के अंदर 4-4 डिसाइपल्स को कॉमन माउंटेन की तरफ भेज दिया गया है, जहां पर जाकर वो अगले 3 साल तक प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वक्त टैंक फैमिली की जो हालत है, टैंक फैमिली बहुत ज्यादा कमजोर है। हमारी ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर यू गिल जोंग जो है वो बहुत ज्यादा आसानी के साथ पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उन सभी बच्चों को रास्ते में मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि उन बच्चों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर टैंक फैमिली का भविष्य है। उनमें से जो बच्चा भी यहाँ पर एंड के पर बचेगा उसे टैंक फैमिली का नया पैट्रियार्च बना दिया जाएगा। उन बच्चों के साथ कुछ भी बुरा होता है तो फिर टैंक फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि सभी बच्चों को अभी मार देना चाहिए। तो उनमें से दूसरा एल्डर उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो उनका भविष्य है और अगर उनके भविष्य को बड़ा होने से पहले ही काट दिया जाए तो मुझे लगता है कि टैंक फैमिली को बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा। तो तीसरा एल्डर उनसे कहता है कि हाँ, ये बात तो वाकई में सच है कि टैंक फैमिली बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद टैंक फैमिली यहाँ की सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी और हमें उससे खतरा अभी भी है, क्योंकि वो अगर राइज कर जाती है तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगी। तो बताओ कब उन बच्चों को मारने के लिए निकलना है। तो डार्क मून स्वर्ड सेक्टर का लीडर उन लोगों से कहता है कि नहीं, फिलहाल के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले। वो सभी लोगों से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि मैंने इस वक्त अपने कुछ लोगों को उनके पीछे छोड़ दिया है ताकि वो उन सारी चैरियट्स का पीछा करे और देखें कि वो लोग कहां पर जाने वाले हैं। हमने ये फैसला किया है कि उन सभी बच्चों को यहाँ पर ग्रो करने दिया जाए कि इस वक्त टैंक फैमिली जो है उन सभी बच्चों को राइज करवाना चाहती है, वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है और 4 साल के बाद जब उनका कंपटीशन होगा तो उनके पास एक उम्मीद की किरण होगी कि उनके डिसाइपल्स यहाँ पर फाइट करने के बाद उन्हें एक यंग पैट्रियार्च मिलने वाला है। लेकिन जब उनके डिसाइपल्स फाइट करने के लिए आएंगे, हमारे मास्टर ने जो प्लान किया है कि हम लोग उस वक्त जाकर उन सभी बच्चों को मार डालेंगे जब वो ट्रेनिंग करने के बाद तैयार होंगे। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लगेगा जब तुम्हारे 3 साल की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाए और तुम्हें उस वक्त कितना बड़ा झटका लगेगा। तो एक एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर 3 साल के बाद उन बच्चों को मार डालते हैं तो फिर तो टैंक फैमिली निस्तो नाबूद हो जाएगी। टैंक फैमिली को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचने वाला है। दूसरा एल्डर कहता है कि बिल्कुल मोशोंग फैमिली और जीगाल फैमिली की तरह जिस तरह हम लोगों ने उनकी फैमिलीज के साथ किया था, बिल्कुल इनके साथ भी वैसा ही करेंगे। डार्क मून स्वर्ड सेक्टर के मास्टर का नाम माकिनो होता है। तो माकिनो उन लोगों से कहता है तो फिलहाल के लिए तुम अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैरेजेस को ट्रैक करने पर लगा दो कि वो लोग कहां पर जाने वाले हैं।
हमें बस उनकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। 4 साल के बाद जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे और कंपटीशन के लिए तैयार होंगे तो उस वक्त हम उन बच्चों को मार डालेंगे। उनमें से कैल्डर कहता है कि तुम्हारे कहने से पहले मैंने यहाँ पर ट्रैकिंग का काम शुरू कर दिया है। मैंने कुछ लोगों को उनके पीछे लगाया हुआ है। ना सिर्फ इतना बल्कि मैंने यहाँ पर उन लोगों के बीच में अपना एक बीज भी बो दिया है। बीज बोने का मतलब यह है कि आपने एक स्पाई को उन बच्चों के बीच में छोड़ दिया है जो कि हमें अंदर की इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा टैंक योंग म्योंग जो है वो 3 साल तक माउंटेन के ऊपर कौन सी प्रैक्टिस करने वाला है और उसके लिए और कौन सी मुश्किलात उसका वेट कर रही हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा योंग म्योंग और उसके साथी जो होते हैं, यानी वो 4 लोगों का ग्रुप होता है, वो लोग अपने एस्कॉर्ट मैनेजर के साथ आगे की तरफ बढ़े होते हैं। वो लोग घोड़ागाड़ी से नीचे उतरते हैं और उसके बाद जंगल में आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो उनका एस्कॉर्ट उन लोगों से कहता है कि हालांकि इस बार हमने रूल्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन इस बार भी बाकी का सब कुछ वैसे ही होने वाला है। वेन्यू बिल्कुल वही है, यानी कि इसी कॉमन माउंटेन के ऊपर सभी को लाया जाता है। इस तुमसे पहले भी यहीं पर जो टेस्ट हुआ था, बाकी के सभी रूल्स और प्रोटोकॉल्स बिल्कुल सेम ही रहने वाले हैं। तुम सभी लोगों को यहाँ पर 4-4 के ग्रुप्स में चेंज किया गया है। अब जबकि ये कंपटीशन है तो इस कंपटीशन में किसी का नाम नहीं पुकारा जाएगा। तुम सभी लोगों को यहाँ पर नंबर से पुकारा जाएगा और तुम्हारा ग्रुप जो है वो 7वां ग्रुप है, इसी वजह से तुम सभी लोगों को यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर इनके नाम एक बार सुन ले। टैंग इजियोन जिसका नंबर 27 होता है। नंबर 26 ये लंबे बालों वाली काले बालों वाली लड़की है और ये चश्मे वाली पिंक बालों वाली लड़की इसका नंबर 25 है, जबकि हमारे योन म्योंग का नंबर 28 है। तो एस्कॉर्ट जब उनको वहां पर उनके नंबर बता रहा होता है, वो कहता है कि ये क्या तुम में से एक मिसिंग है, कहां पर है? वो पीछे देखता है तो नंबर 28 यानी कि हमारा योंग म्योंग जो होता है पीछे खड़ा होता है। तो वो उसे कहता है कि नंबर 28 तुम वहां पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो हमारा योंग म्योंग उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, मुझे माफ करना मैं यहाँ पर कुछ सोचने के लिए रुका था। जबकि हमारा योंग म्योंग वहां पर सोच रहा था कि जी यहाँ पर हो क्या रहा है। लगता है कि हमारा एस्कॉर्ट यहाँ पर इस बात को सेंस नहीं कर रहा कि कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। जबकि एस्कॉर्ट उसे कहता है कि यहाँ पर इस बात को मेक श्योर करना कि तुम पीछे मत रह जाना, क्योंकि कॉमन माउंटेन बहुत ज्यादा बढ़िया, अगर तुम गुम हो गए तो फिर रास्ता ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। योंग म्योंग वहां पर सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि इस वक्त कौन हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन इतना तो पक्का है कि कोई ना कोई यहाँ पर हमारा पीछा जरूर कर रहा है। शुरुआत से हमारे पीछे था जब हमारी घोड़ागाड़ी जहाँ तक पहुंची थी। इसी के साथ ही वो लोग एक बड़ी सी माउंटेन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर रास्ता आगे से बंद होता है। तो वो सभी बच्चे उसे कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर क्या हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं? क्या यही वो जगह है जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है? लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, आगे तो रास्ता भी बंद है। और इसी के साथ ही उस माउंटेन के अंदर से आवाज आती है। कोई उनसे कहता है ग्रुप 7 बताओ पासवर्ड क्या है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये माउंटेन बात कैसे कर सकती है? तो उनका इंस्ट्रक्टर जो होता है वहां पर कहता है हिडन पॉइजन का पॉइजन किंग, ये उनका पासवर्ड होता है। जैसे वो पासवर्ड कहता है, इसी के साथ अंदर वाला बंदा कहता है ठीक है पासवर्ड कंफर्म है। और उसके साथ ही वहां पर एक फॉर्मेशन ओपन होती है। तो वो सभी लोग बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो एक फॉर्मेशन है। उस फॉर्मेशन के अंदर से एक मास्टर बाहर निकलता है। एक मास्टर जो कि जीगाल फैमिली का मास्टर होता है। वो उनसे कहता है कि मेरा नाम जीगाल चैंगशिन है और मैं यहाँ पर तुम्हें फॉर्मेशन सिखाने के लिए हूँ, और इस फॉर्मेशन को पार करा के दूसरी तरफ मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारा रियल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। पर हमें जीगाल फैमिली के बारे में बताया जाता है कि जीगाल फैमिली भी कभी यहाँ पर 5 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी और काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली थी। इस वजह से क्योंकि उन लोगों के पास फॉर्मेशंस को बनाने का इल्म था, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अपनी फॉर्मेशंस, अपनी किलिंग फॉर्मेशंस को बनाने के काफी ज्यादा माहिर थे। यहाँ पर भी हीवंस ब्रिलियंस डीमन की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ गई और उसने यहाँ पर शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर उसके हाथों ही मारे गए। यानी कि जीगाल फैमिली कंप्लीटली वाइप आउट हो गई और कुछ ही लोग यहाँ पर बचे हैं कि ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से बच गए थे। उनका इंस्ट्रक्टर जो होता है वो पीछे रह जाता है और मास्टर जीगाल इन बच्चों को आगे लेकर जाते हैं। वो उस माउंटेन के अंदर फॉर्मेशन के रास्ते से उन्हें अंदर लेकर जा रहे होते हैं। उन बच्चों से कहते हैं तुम्हारी फैमिली यानी टैंक फैमिली ने हमारी जीगाल फैमिली की बहुत ज्यादा मदद की थी। हमारी फैमिली के आधे से ज्यादा मेंबर्स मर चुके हैं, लेकिन जो बच गए थे उन सभी को टैंक फैमिली ने सुरक्षा दी थी। जबकि यहाँ पर टैंक फैमिली ने हमें सुरक्षा दी थी, यानी कि हमारी मदद की थी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हारे एल्डर्स की मदद करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मेशन बिछाते हैं जिससे इंट्रूडर्स यहाँ पर आकर तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके और 3 साल तक तुम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर कल्टीवेट कर सको। मीडियो कह दिया है क्या इसका मतलब यह है कि हम लोग इस वक्त एक बड़ी सी फॉर्मेशन के अंदर है? ये तो वाकई में जीगाल फैमिली की फॉर्मेशन टेक्निक है। जबकि इजियोन कहता है कि यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा सीजन है, या फिर इस वक्त दिन है या फिर रात है। जबकि हमारा योंग म्योंग जो होता है वहां पर उनके पीछे पीछे चल तो रहा था, लेकिन उनकी किसी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता और मिरियो जो होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है। मिरियो कहती है कि ये लड़का यहाँ पर अभी भी किसी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो यहाँ पर हमारे योंग म्योंग के ऊपर नजर रखे हुए होती है। वो कहती है जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे रास्ते में
हमारी कार्ट में जब हम लोग बैठे हुए थे उस वक्त भी ये लड़का किसी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उस वक्त भी ये लड़का वहाँ पर सिर्फ अपनी जादू में खोया हुआ था। पता नहीं ये क्या वहाँ पर सोच रहा था, इसने किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर एक बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहाँ पर रास्ते में आते हुए उनका इंस्ट्रक्टर उनसे कहता है कि तुम सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए। सभी लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही यूरी जो होती है वो यहाँ पर शुरुआत करती है। वो हमारे टैंग जोंगम्योंग से कहती है कि तुम तो टैंग जोंगम्योंग हो ना, हमारे पुराने सेक्टर लीडर के बेटे हो। वो अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम टैंग यूरी है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। मैंने ये भी सुना है कि तुमने कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे डिसिपल्स को नॉकआउट कर दिया था कि वो सभी लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ना ले सके। इजियोन उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरा नाम टैंग इजियोन है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि तुम काफी ज्यादा फेमस हो और मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। कि तुमने जोंगम्योंग के पूरे चेहरे को खराब कर दिया उसी की पॉइजन नीडल के साथ। यूरी उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें पता है ना कि उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड एल्डर है, वो इस वक्त सेक्टर के ग्रैंड एल्डर है, वो तुम्हें इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तुमने उनके पोते के साथ जो कुछ भी किया है वो उसके लिए तुम्हें इस कंपटीशन के दौरान भी कुछ कर सकते हैं। जोंगम्योंग उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, कि यानी कंपटीशन के जो रूल्स चेंज हुए हैं क्या वो मेरी वजह से चेंज हुए हैं। मुझे लगता है कि इस बार गू पॉइजन मैच होने वाला है वो मेरी वजह से हो रहा है। तो यूरी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रही, मैं तुम्हारे पर कोई भी इल्जाम नहीं डाल रही। कि मिरियो बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को घुमा फिरा कर करने की जरूरत नहीं है, हाँ ये सब कुछ इसी लड़के की वजह से हुआ है। दोनों से कहते हैं कि जी तुम क्या कर रही हो, तुम डायरेक्टली इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती। कहते हैं क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर इस बारे में इल्जाम क्यों नहीं लगा सकते, इसी लड़के की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ये लड़का यहाँ पर कितना शांत बैठा है इसे तो इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन हम सभी को यहाँ पर गू पॉइजन मैच करना पड़ेगा। कि मैं जोंगम्योंग वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है तो वो ये देखकर काफी गुस्सा होती है। मिरियो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। हमारा सीन प्रेजेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर मिरियो की नजर अभी भी हमारे हीरो के ऊपर ही होती है। वो कहती है कि इस लड़के ने अगर यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट की तो फिर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इस लड़के ने उस वक्त मेरा मजाक उड़ाया था उस वक्त कार्ट में बैठकर, लेकिन अब यहाँ पर मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ, अगर ये लड़का यहाँ पर कोई बात करता है तो मैं इसको पूरा जवाब दूंगी। और इसी के साथ ही वो हमारे जोंगम्योंग की तरफ जाकर चल रही होती है तो सामने उसके यूरी रुक जाती है और उसके साथ वो टकराती है और कहती है ये क्या, तुम यहाँ पर रुकी क्यों, तुमने अचानक से ब्रेक क्यों लगा दी है। तो वो लोग सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं तो वो उनसे कहती है तुम दोनों को अचानक से क्या हो गया। तो यूरी और इजियोन उसे कहते हैं कि वहां पर देखो हमारे मास्टर जीगाल आगे आगे चल रहे थे लेकिन अब वहां यहाँ पर नहीं है, वो अचानक से गायब हो गए हैं। तो वो सभी लोग सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इजियोन रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तो बहुत ही बुरा है, मास्टर अभी भी यहाँ पर थे लेकिन अब अचानक से वो गायब हो गए हैं। यूरी भी चिल्लाकर कहती है कि वो कहाँ पर चले गए, वो चिल्लाकर कहती है मास्टर जीगाल अब कहाँ पर हैं। मिरियो कहती है कि हम लोग इस वक्त मास्टर जीगाल की फॉर्मेशन के अंदर हैं और इस फॉर्मेशन के अंदर से सिर्फ और सिर्फ मास्टर जीगाल ही में बाहर निकाल सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर जीगाल खुद ही अपनी फॉर्मेशन के अंदर ही कहीं बार ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो साथ ही वो कहते हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर कैसे ट्रैप हो सकते हैं और अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो इस फॉर्मेशन के अंदर है, हम लोग इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर कैसे निकलेंगे, क्या हम लोग अपनी बाकी की सारी जिंदगी इसी फॉर्मेशन के अंदर ही रहेंगे। यूरियो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए, इसी जगह के पर रुके रहते और कोई ना कोई यहाँ पर हमें रेस्क्यू करने के लिए जरूर आएगा। इजियोन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए और हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ भी नहीं सकते, तो फिर हम लोग यहाँ पर रुक कर करेंगे क्या, कि इस फॉर्मेशन के अंदर कोई बाहर से नहीं आ सकता और किसी को पता भी नहीं है फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो यूरी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकला जा सकता। हम में से किसी को यहाँ पर फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जाता है, जबकि हमारा जोंगम्योंग जो होता है वो साइड के ऊपर चला जाता है, वहां पर जाकर अपना हाथ हिला रहा होता है। तो मिरियो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये बेवकूफ लड़का वहां पर जाकर क्या कर रहा है और ऊपर से इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों है, हम सभी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, जबकि ये लड़का वहां पर जाकर साइड के ऊपर से कुछ देख रहा है। एक बार हमें फॉर्मेशन के बाहर एक फॉर्मेशन का सीन दिखाते हैं। मास्टर जीगाल वहां पर खड़े काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अब तक तो वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर के मारे घबरा गए होंगे। जीगाल फैमिली की 7 लॉक फैंटम डीमन फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को पाना उन बच्चों के पास की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बच्चे इसी फॉर्मेशन के अंदर फंसे रहेंगे। फॉर्मेशन को बनाने वाला अगर उन लोगों के साथ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो लोग कभी भी इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे तो इन बेचारे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, लेकिन क्या करूं, टैंग फैमिली के एल्डर्स ने स्पेशली मुझे यहाँ पर ग्रुप 7 के बच्चों को फॉर्मेशन के अंदर लॉक करने का ऑर्डर दिया था। मैं यहाँ पर और कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की वजह से हो रहा है, एक बच्चे की वजह से वो पूरे ग्रुप को यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर लॉक करने को तैयार है। यहीं पर वो बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि अगर तुम नंबर 28 को एलिमिनेट कर देते हो, अपनी फॉर्मेशन के अंदर ही कहीं पर मार देते हो, तो फिर हम यहाँ पर जीगाल फैमिली को मिलने वाले इनाम को डबल कर देंगे। मास्टर जीगाल कहता है कि मैं यहाँ पर इस प्रॉमिस को इग्नोर कैसे कर सकता था, बच्चों प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जीगाल अपनी फॉर्मेशन के अंदर दूसरी फॉर्मेशन में बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि मुझे इन बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, लेकिन ग्रेट एल्डर ने पर्सनली मुझे कहा था कि नंबर 28 को होल्ड करके रखना है, उसे एलिमिनेट करना है और इसकी वजह से बाकी के तीनों बच्चे यहाँ पर मुफ्त में मारे जाएंगे। वो कहते हैं मुझे इस बात से क्या मसला है, अगर मैं यहाँ पर काम पूरा करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर जीगाल फैमिली को सपोर्ट मिलेगी और मुझे काफी ज्यादा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर चारों बच्चे मर भी जाते हैं इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान तो टैंक फैमिली का ही होने वाला है, मुझे इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ ही मास्टर जीगाल को एक झटका लगता है क्योंकि उन्हें महसूस होता है जैसे उनकी फॉर्मेशन टूट गई है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि मुझे ये अचानक से नॉइज की आवाज कहां से आ रही है, इस और आवाज तो एक ही होते हैं। तो वो पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो वो चारों बच्चे वहां पर फॉर्मेशन के अंदर एक बड़ा सा कट लगाकर उनकी तरफ घूर कर देख रहे होते हैं। तो मास्टर जीगाल उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग यहाँ पर कहां से निकल आए। तो हमारा योंग म्योंग उसे कहता है कि मास्टर जीगाल मुझे लगता है कि आप यहाँ पर हमें पीछे छोड़ आए थे, हम लोग बहुत ज्यादा स्लो थे जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए और आप जल्दी से यहाँ पर पहुंच आए, हम लोग तो गुम हो गए थे। अगर हमें पहले पता होता कि आप तेज तेज चलते हैं तो फिर हम लोग भी आपके साथ तेज तेज चलते। माफ करना कि हम लोग यहाँ पर केयरफुल नहीं थे। तो जीगाल उनसे कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मुझसे गलती होगी कि मैं यहाँ पर ज्यादा तेज चल रहा था, तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ पर आराम से चलूंगा। यूरी और इजियोन को तो इस बात के ऊपर भरोसा होता है, उन्हें लगता है कि शायद मास्टर जीगाल तेज चल रहे थे इसी वजह से वो आगे निकल गए, जबकि म्यूरियो को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मास्टर जीगाल जानबूझकर हमें वहां पर छोड़कर आए थे। तो यूरी योंग म्योंग से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने इस फॉर्मेशन को ओपन कैसे किया। तो वो कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन के कट लगाया था और इसे ओपन किया था। इजियोन से कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम एक मास्टर की बनाई फॉर्मेशन को कैसे कट लगाकर ओपन कर सकते हो। जबकि मीरियो चलाकर उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों बेवकूफ यहाँ पर आपस में बहस क्यों कर रहे हो, ये वक्त इस वक्त ये बातें करने का नहीं है, हमें मास्टर जीगाल का पीछा करना होगा, हमें मास्टर जीगाल के साथ साथ रहना होगा। वो देखो वो फिर से गायब हो गए हैं और इसी के साथ ही वो लोग सामने देखते हैं तो मास्टर जीगाल फिर से गायब हो चुके होते हैं। तो जीगाल वहां पर से बड़ी तेजी के साथ भाग जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब क्या होगा, मास्टर जीगाल तो फिर से यहाँ से गायब हो गए, लगता है कि हम लोग फिर से पीछे रह गए हैं। और हमारा योंग म्योंग जो होता है उसे समझ आ चुकी होती है कि मास्टर जीगाल ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। तो हमारा योंग म्योंग कहता है तो अब तो हमें यहाँ पर उनके पीछे पीछे जाना होगा, जबकि मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि जीगाल फैमिली की बनाई हुई इस फॉर्मेशन को यहाँ पर इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ कैसे तोड़ दिया। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह वो लड़का मुझे वहां पर घूर कर देख रहा था, उसके घूरने के अंदर से जो प्रेशर रिलीज हो रहा था वो किसी आम बच्चे की बॉडी के अंदर से रिलीज नहीं हो सकता। ऐसे लगता है जैसे वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है। तो जीगाल बड़ी तेजी के साथ वहां से भागकर जा रहे होते हैं और कहते हैं लड़का अभी सिर्फ और सिर्फ 12 साल का ही होगा, फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिट प्रेशर कैसे रिलीज कर सकता है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागकर जाना होगा। और सामने देखते हैं तो उन्हें एग्जिट दिखाई देता है। तो वो कहता है कि मुझे शुक्र है कि एग्जिट मिल गया, अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। दूसरी तरफ जहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड होने वाला है तो वो जल्दी से फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलते हैं। जब वो फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं क्योंकि वो भागते हुए आए थे। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मैं वहां से काफी दूर आ चुका हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेशन 7 लॉक फॉर्मेशन है। उस लड़के ने सिर्फ एक फॉर्मेशन को तोड़ा था, अभी 6 फॉर्मेशन को तोड़ना बाकी है और वो लड़का कभी भी यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो मास्टर जीगाल अभी वहां पर बैठकर सांस ही ले रहे होते हैं कि इसी के साथ ही वहां पर उनका इंस्ट्रक्टर निकल आता है। ये इन चारों बच्चों का सुपरवाइजर ऑफिसर है जिसका नाम टैंग वुनजिन है। तो टैंग वुनजिन जो है जिन चारों बच्चों को यहाँ पर सुपरवाइज करेगा और फिर अगले 3 साल तक इनको यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाला है। तो वो उसे कहता है कि मास्टर जीगाल तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो और वो सभी बच्चे कहाँ पर है और तुम्हारा सांस क्यों खड़ा हुआ है, मुझे बताओ कि चारों बच्चे कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। तुम इस वक्त ग्रुप 7 को अपने साथ यहाँ पर लेकर आने वाले थे, बताओ वो कहाँ पर है। तो वो उससे पूछ रहे होते हैं कि बताओ वो कहाँ पर है, जबकि मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर इस किस्म के क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि एल्डर्स ने मुझे बताया था कि मुझे बाहर जाकर क्या जवाब देने हैं। के साथ ही वो कहता है कि ग्रुप 7 के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर पहुंचे ही नहीं है, मुझे लगता है कि उनकी कार यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, किसी ने रास्ते में उनकी कार के साथ कुछ कर दिया होगा, उनके साथ कोई हादसा हो गया है। सुनने के बाद वुनजिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बात का मतलब क्या है कि उनकी कार के साथ कोई हादसा हो गया। तो मास्टर जीगाल उसे कहते हैं मैं सच कह रहा हूँ, मैं वहां पर फॉर्मेशन के बाहर उनका इंतजार करता रहा, मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कार के बच्चे वहां पर आए ही नहीं, ग्रुप 7 का एक बच्चा वहां पर नहीं आया। मुझे लगता है कि उनके साथ कोई हादसा हुआ और वो लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाए। ऐसे हादसे हो जाते हैं क्योंकि ये जंगल है, तो जंगल में कुछ जानवर हो सकते हैं जो उनके पर अटैक कर सकते हैं या बैंडिट्स हो सकते हैं जो उनके पर अटैक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 7th ग्रुप के बच्चे यहाँ तक पहुंचने वाले हैं। तो उसकी बात तो यह है कि हमें यहाँ पर एक ग्रुप को खोना पड़ गया है। मुझे लगता है कि हमें ग्रुप 7 के बगैर ही यहाँ पर अब आगे बढ़ना होगा और इसी के साथ उनकी फॉर्मेशन के अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मास्टर वुनजिन भी पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि मास्टर जीगाल कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फॉर्मेशन इतनी आसानी से टूट जाए। कि वुनजिन जल्दी से अपना हथियार निकालता और कहता है कि लगता है कोई हमारी फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ रहा है, लगता है कि कोई यहाँ पर आ चुका है, यानी कि कोई घुसपैठिया आ गया है। तो वो अटैक करने के लिए जब रेडी हो जाते हैं वो कहते हैं मुझे यहाँ पर चेक करने दो, मास्टर जीगाल जल्दी से मेरे पीछे आकर छुप जाओ। और इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग जो होता है वो अपने नाइफ को फॉर्मेशन के अंदर धंसाता है तो फॉर्मेशन टूट जाती है
फॉर्मेशन के टूटने के साथ उसके टुकड़े बाहर की तरफ गिरते हैं और हमारा जियोंग म्योंग जो आता है अपनी तलवार लेकर वहां पर अंदर खड़ा होता है। तलवार नहीं, उसके पास एक छोटा नाइफ होता है। हमारे जियोंग म्योंग ने यहाँ पर सुप्रीम फॉर्मेशन जो कि जीगाल फैमिली की एक सुप्रीम 7 लॉक डोम फॉर्मेशन थी उसको बड़ी आसानी से तोड़ दिया। इसी के साथ ही हमारा जियोंग म्योंग वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो शुक्र है कि मास्टर जीगाल तुम ठीक हो, हम लोग तो तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, कहीं तुम अपनी फॉर्मेशन के अंदर गुम तो नहीं हो गए। चलो शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सही सलामत हो। यहीं पर मीरियो को दिखाता है कि वो हैरान परेशान होती है कि जियोंग म्योंग ने यहाँ पर पता नहीं कौन से स्किल को यूज किया, उसने एक छोटे से नाइफ के साथ इस बड़ी फॉर्मेशन को तोड़ दिया। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने इस फॉर्मेशन को इस शॉर्ट स्वर्ड के साथ कैसे तोड़ दिया है, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल तो है ही नहीं। तो हमारा जियोंग म्योंग उनसे कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन को तोड़ा नहीं है, बल्कि मैंने इस फॉर्मेशन को कट किया है। जल्दी से इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलो, क्योंकि मैंने जो कट लगाया वो जल्दी यहाँ पर दोबारा से फिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग दोबारा ट्रैप हो जाएंगे। तो वो लोग जल्दी से बाहर निकल आते हैं। ऐसे वो लोग फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलते हैं तो मास्टर वून जिन कहते हैं कि तुम चारों तो ग्रुप 7 के मेंबर्स हो, तुम चारों यहाँ पर इतने लेट क्यों आए, बताओ क्या हुआ था। मिरियो से कहते हैं कि हम लोग ग्रुप 7 के 4 मेंबर्स हैं, लेकिन तुम कौन हो, पहले अपने बारे में बताओ। जबकि इजियोन कहता है क्या तुम देख नहीं रही उसके माथे के ऊपर जो उसने टोपी पहनी हुई है उसके ऊपर एक क्रेसेंट बना हुआ है, यानी कि हमारी फैमिली का, टैंग फैमिली का क्रेसेंट है। तो वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ, जैसे कि मास्टर जीगाल तुम्हें यहाँ पर लेकर आए वो भी तुम्हारे इंस्ट्रक्टर थे, वो फॉर्मेशन के इंस्ट्रक्टर है। मैं यहाँ पर तुम्हें दूसरी किस्म की ट्रेनिंग दूंगा। शुक्र है कि तुम सभी लोग यहाँ पर सेफली पहुंच आए हो। मास्टर जीगाल ने कहा था कि तुम्हारे पर अटैक हुआ है और इसी वजह से तुम लोग लेट आए हो। हमारा जियोंग म्योंग कहता है मास्टर जीगाल क्या वाकई में हमारे पर अटैक हुआ था, मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम लोग तो रास्ते में गुम हो गए थे। शुक्र है कि मास्टर जीगाल ने रास्ते में बहुत सारे पॉइंटर्स छोड़े हुए थे जिसकी वजह से हम लोग फॉर्मेशन को क्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंच आए हैं। ये सब कुछ मास्टर जीगाल की वजह से हुआ है। इजियोन और यूरी वो दोनों तो इस बात के ऊपर यकीन कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि वाकई में मास्टर जीगाल ने रास्ते में पॉइंटर्स छोड़े हुए थे, हो सकता है ये भी हमारा एक टेस्ट था। जबकि मिरियो कहते हैं कि ये सरासर यहाँ पर झूठ बोल रहा है। और मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर मेरी फॉर्मेशन को तोड़ दिया और ऊपर से ये लड़का यहाँ पर मुझे यहाँ पर फंसा भी नहीं रहा, यानी कि मेरे बारे में सच नहीं बता रहा कि मैंने ये सब कुछ किया है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर सच बता देता है तो वून जिन मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे यहीं पर मार डालेगा। हमारा जियोंग म्योंग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए मास्टर जीगाल को छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बार कंपटीशन खत्म हो जाए। कंपटीशन खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि ग्रेट एल्डर के साथ इसने हाथ मिलाया हुआ है और यहाँ पर हम चारों को इसने मारने की कोशिश की थी। तो उसके बाद मैं पूरी की पूरी जीगाल फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, मैं किसी एक मेंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मास्टर जीगाल उनसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, मुझसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल होगी कि मैं इन बच्चों को यहाँ पर सेफली नहीं पहुंचा पाया। अब मैं जाकर अपनी ब्रोकन फॉर्मेशन को चेक करके आता हूँ। इसी के साथ ही मास्टर जीगाल वहां से भाग जाते हैं। उनके वहां पर से चले जाने के बाद मास्टर वून जिन कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, तुम सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लेट पहुंचो, लेकिन मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि तुम लोग सेफली यहाँ तक पहुंच आए हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम टैंग वून जिन है और मैं कभी बोंगवी ब्रिगेड का एक मेंबर हुआ करता था। फिलहाल के लिए अगले 3 साल तक तुम्हें यहाँ पर मैं ही ट्रेनिंग देने वाला हूँ। मैं और मेरे कुछ और सोल्जर साथी हैं जो यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। तो मिरियो कहती है कि मैंने बोंगवी ब्रिगेड के बारे में सुना है। बोंगवी ब्रिगेड के सोल्जर जो थे वो पिछले सेक्टर लीडर ने पर्सनली ट्रेन किया था। उनकी ट्रेन की एक स्पेशल यूनिट थी, एक ऐसी यूनिट जो यहाँ पर खतरनाक दुश्मनों के साथ फाइट करने के लिए उन्हें भेजा जाता था। जब ब्रिलियंस डीमन ने हमारे पास अटैक किया था उस वक्त भी बोंगवी ब्रिगेड के लोगों ने उसके साथ फाइट की थी। इसी आर्मी ने हीवंस ब्रिलियंस डीमन को हराया था। अब ये लोग यहाँ पर हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं, यानी कि हम लोग भी यहाँ पर इन्हीं की तरह एलीट सोल्जर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इनकी ट्रेनिंग में आगे और क्या कुछ होने वाला है और ये लोग यहाँ पर किस तरह से ट्रेन होने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। तो गाइस ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है वून जिन, वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैं बोंगवी ब्रिगेड का एक सोल्जर हूँ और मेरे साथ जितने साथी हैं वो सारे यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें रूल्स के बारे में बता देता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगले 3 साल तक तुम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो, इस कंपटीशन के रूल्स क्या होने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्टर उन लोगों से कहता है कि पहले साल तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि तुम्हें खुद यहाँ पर इस जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहां पर तुम खुद जाकर प्रैक्टिस करोगे। तुम यहाँ पर शिकार करना सीखोगे, पॉइजन बनाना सीखोगे और साथ ही यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करवाना सीखोगे। जब तुम यहाँ पर अपनी काबिलियत दिखाओगे उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे स्क्रिप्चर्स देंगे और बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी दे सकते हैं। जो हमें ठीक लगेगा वो हम तुम्हें देंगे। तो यूरी उसे कहती है तो क्या इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर वो लेजेंडरी टेक्निक भी मिल सकती है। हमारी टैंक फैमिली में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे 10,000 हिमली फ्लावर रेन कहा जाता है। क्या वो टेक्निक भी तुम हमें दे सकते हो? वो टेक्निक भी यहाँ पर उन टेक्निक्स के अंदर शामिल होगी और यहीं पर
हमें इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि वो टेक्निक क्या है। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसमें हजारों की तादाद में शूरिकेन्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी अपनी की पावर से। और इसी टेक्निक को यूज करते हुए उन्होंने हीवंस ब्रिलियंस डीमन को हराया था। तो वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जिस टेक्निक की बात कर रहे हो वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है और सिर्फ हमारे यंग क्लैन लीडर को ही दी जाएगी। वो टेक्निक सभी को नहीं दी जा सकती, सिर्फ और सिर्फ क्लैन लीडर को वो टेक्निक मिलती है। सभी लोगों को उस टेक्निक के बारे में बताया जरूर जाएगा, लेकिन उसका एसेंस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसका एसेंस कंप्लीट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यंग क्लैन लीडर को ही दिया जाता है और सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स के पास ही उसकी चाबी होती है। तुम्हारा योंग म्योंग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था, ये लोग यहाँ पर जिस 10,000 रेन फ्लावर टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं वो टेक्निक मेरी प्रीवियस लाइफ में एक टेक्निक के बराबर ही है, जैसे कि स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक थी। उस टेक्निक में ये होता है कि मैं अपनी की पावर से यहाँ पर तलवारों को कंट्रोल कर सकता था। अपनी पिछली लाइफ में बहुत सारी तलवारों को कंट्रोल कर सकता था सिर्फ और सिर्फ की मदद से। और यहाँ पर ये वाली टेक्निक जो है, इस टेक्निक में हमें बहुत सारे शोरिकन्स को कंट्रोल करना होता है। ये दोनों टेक्निक्स बिल्कुल सेम ही है। मुझे लगता है कि मैं दोबारा यहाँ पर इसको अप्लाई करके देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये टेक्निक पहले से आती है। तो वो उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर एल्डर्स की तरफ से ये वाली स्पेशल टेक्निक मिलती रहेगी, एक एक करके तुम सभी को मिलेगी, सभी को एक साथ नहीं मिलेगी। लेकिन पता नहीं तुम में से कौन कौन इस स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर पाता है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो मास्टर फूंजिन उन लोगों से कहते हैं कि अब यहाँ पर मैंने तुमसे काफी ज्यादा बातें कर ली, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर से तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और साथ ही मैंने तुम्हें रूल्स के बारे में बता दिया है। अब तुम यहाँ पर जाओ, जाकर जंगल में ट्रेनिंग स्टार्ट करो। तुम लोग एक साथ मिलकर ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर अकेले अकेले ट्रेनिंग कर सकते हो। वो कहती है कि वॉरियर साहब प्लीज मेरी बात तो सुने, मुझे ये बताया कि हम लोग कहाँ पर सोने वाले हैं, हमारे घर कहाँ पर है या फिर हमारा पैलेस कहाँ पर है। सुनने के बाद उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जंगल में हो, क्या तुम्हें लगता है कि जंगल में तुम्हें यहाँ पर पैलेस बनाकर दिया जाएगा? तुम लोग जहाँ पर चाहे वहाँ पर सो सकते हो, जाकर झाड़ियों में सो जाओ। सुनने के बाद वो बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या क्या तुम लोगों ने क्या कहा कि हम लोग जाकर झाड़ियों में सोएंगे या फिर जंगल में सोएंगे? तो वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हो या फिर अपनी आंटी के घर यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हो? वक्त सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर जंगल के अंदर सर्वाइव करना सीखना होगा कि तुम लोग अकेले वहाँ पर जंगल में बिना किसी साजो सामान, बिना किसी बिस्तर के कैसे रात गुजारते हो या फिर अपने आप को अगले एक साल तक कैसे सर्वाइव करवा पाते हो। ये भी तुम्हारे टेस्ट का हिस्सा होने वाला है। इसके साथ ही मास्टर वोंजिन उनसे कहते हैं चलो जल्दी से अब भाग जाओ, ये पूरे का पूरा जंगल तुम्हारा है, जाओ जाकर वहाँ पर अपने लिए खाना ढूंढो और सोने का बंदोबस्त करो। जब तुम लोग तैयार हो जाओगे हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, अगर तुम टेस्ट को पास कर पाए तो फार्मेशन के अंदर एक विला है, तुम उस विला के अंदर जाकर रह सकते हो। सुनने के बाद हमारा योंग म्योंग से कहता है अगर हम लोग यहाँ पर टेस्ट को अभी पास कर दे तो क्या हमने अभी यहाँ पर विला के अंदर रहने की इजाजत मिल सकती है? योंग म्योंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर जिंदा रहना सीखना होगा, इसके बजाय हमें यहाँ पर बस अपने स्किल्स को दिखाना है कि हम लोग कितने ज्यादा तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर विला में एक स्लीपिंग बेड के ऊपर सोने को मिलेगा। सुनने के बाद वो सभी बच्चे घूर कर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये कर क्या रहा है, ये यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहा है, क्या यहाँ पर अभी टेस्ट को देना चाहता है, क्या मरना चाहता है? मास्टर वोंजिन वहाँ पर सोच रहे होते हैं मुझे नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर कुछ ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहा है, मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में इतना स्किल्ड है, क्योंकि इसने अगर उस फॉर्मेशन को तोड़ा है, अनलॉक फॉर्मेशन को अगर इसी लड़के ने तोड़ा है तो फिर ये इस काबिल हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसके एबिलिटीज को अभी चेक कर ले। जबकि बाकी के तीनों बच्चे जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और योंग म्योंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या बकवास बातें किए जा रहे हो, तुम्हें भी हमारे साथ जंगल में रहना होगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी से यहाँ पर इस लायक हो गए हो कि तुम टेस्ट को पास कर सकते हो? मास्टर वोंजिन कहते हैं कि तुम में से जो भी यहाँ पर अभी टेस्ट देना चाहता है, अगर वो टेस्ट को अभी पास कर जाता है तो उसे विला के अंदर रहने को मिलेगा, वो वहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर विला के अंदर जाकर रह सकता है। फिर साथ ही वो से कहते हैं लेकिन तुम्हें इस बात को भी यहाँ पर देखना होगा, अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नंबर 28 तुम्हारा योंग म्योंग कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं तैयार हूँ, चलो फिर करते हैं। और इसी के साथ ही वो कहते हैं हम लोग तुम्हारा टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल रखने वाले हैं, ये टेस्ट बहुत ज्यादा आसान होगा। यहाँ पर मेरी टीम के मेंबर्स ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया हुआ है, वो चारों तरफ से तुम्हें घेरने के बाद अपनी हिडन वेपन्स के साथ तुम्हारे पर अटैक करेंगे। बहुत सारे शूरिकेन्स और बहुत सारे नाइफ्स तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे, तुम्हें उन सभी को अवॉइड करना होगा। अगर तुम उन सभी को अवॉइड कर लेते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें 5 स्टेप से ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। तुम वहां से सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स को ही ले सकते हो इन सारे शूरिकेन्स को अवॉइड करने के लिए। क्या तुम यहाँ पर तैयार हो? क्या हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट करें? चलो जल्दी से पहले अपनी आंखों को बंद करो। इसी के साथ उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाती है। जब उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाती है तो साइडों के ऊपर उसके साथी खड़े होते हैं, वो जिनके साथी साइडों के ऊपर होते हैं, उन सभी के हाथ में शूरिकेन्स होते हैं और बहुत सारे शूरिकेन्स होते हैं। कि बाकी के तीनों बच्चे जो होते हैं साइड के ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या हमें भी कभी इस तरह का टेस्ट देना पड़ेगा? लगता है कि हम लोग फिलहाल के लिए इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। साइडों के ऊपर से बहुत सारे शूरिकेन्स आने वाले हैं और हम लोग तो इनमें से एक को भी नहीं ब्लॉक कर पाते। और इसी के साथ ही वहां पर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और वो सभी सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर अपने पास से शूरिकेन्स को सामने की तरफ फेंकते हैं जहां पर मां योंग म्योंग खड़ा होता है। तो वो सारे शूरिकेन्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर शूरिकेन्स होते हैं और साथ उनके अंदर काफी सारे नाइफ्स भी होते हैं और सारे उड़ते हुए सीधे योंग म्योंग की तरफ आगे बढ़ होते हैं। जबकि हमारा योंग म्योंग वहां पर खड़े खड़े उसकी आंखें बंद होती है, लेकिन इसी के साथ ही वो उनकी एनर्जी को महसूस करता है और कहता है कि यहाँ पर टोटल 167 शूरिकेन्स हैं जो मेरी तरफ आगे
पड़ रही है। ये ज्यादा तो नहीं है लेकिन मैं इन सभी को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये एक बहुत ही आसान टास्क है। और इसी के साथ ही वो अपनी जेब के अंदर से अपना छोटा डैगर निकालता है। जब वो अपने छोटे डैगर को निकालता है इसी के साथ ही वहां पर अपने डैगर को घुमाना शुरू करता है। योंग म्योंग जहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा था जिसकी मदद से जब वो अपने नाइफ को वहां पर घुमाता है तो उसके नाइफ के घूमने की वजह से उसके अंदर से एनर्जी निकलती है जो कि आसपास के जितने शोरिकेन्स होते हैं सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ से जितने भी शोरिकेन्स उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं वो सारे के सारे अट्रैक्ट होने के बाद उसके नाइफ की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो एनर्जी के फ्लो को वहां पर चेंज कर देता है। एनर्जी के फ्लो के चेंज होने के साथ ही वो शोरिकेन्स उसके आसपास वहां पर घूमना शुरू कर देते हैं। ये सेम वही टेक्निक है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बता किया था, यानी 10,000 रेन फ्लावर टेक्निक। ये बिल्कुल सेम वैसी ही टेक्निक है जिसमें वो अपनी एनर्जी फ्लो के साथ बहुत सारे शोरिकेन्स और बहुत सारे नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है। योंग म्योंग यहाँ पर साथ साथ में इस टेक्निक के बेसिक्स प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहा होता है जो मैं आपको बताकर बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा। बस इतना ही काफी है कि वो अपनी तलवार के एनर्जी फ्लो के साथ यहाँ पर सभी शोरिकेन्स को कंट्रोल करते हुए वहां पर उन सभी को डिस्पेल कर देता है जिसकी वजह से वो सारे ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। और हमारा योंग म्योंग जो होता है एक भी स्टेप नहीं लेता, यानी कि अपनी जगह के ऊपर खड़े खड़े ये सब कुछ कर देता है। देखने के बाद वो सभी सोल्जर्स तो हैरान होते हैं, साथ में तीनों बच्चे और साथ में मास्टर वुनजिन भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी हुआ क्या, इस लड़के ने अपनी जगह से एक कदम ही हिलाए बिना यहाँ पर सभी के सभी जितने भी शोरिकेन्स हैं सभी को रिपेल कर दिया। यहाँ पर रिपेल कहना भी ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है कि उसने रिपेल नहीं किया बल्कि उसने उन सभी शोरिकेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। मिर्यू कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पर क्या देख लिया। इजियोन कहता है कि इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ सिर्फ एक छोटे से नाइफ को घुमाकर इतने सारे शोरिकेन्स को कैसे न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारा योंग म्योंग जो होता है वो भी अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी हो हटाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कर दिया। क्या मैंने यहाँ पर कर दिया? तो वो मास्टर से पूछता है कि मैं पास हो गया। जबकि मास्टर वुनजिन वहां पर हैरान परेशान होकर खड़े होते हैं, वो कुछ कह भी नहीं पा रहे होते। तो इजियोन उसे कहता है कि वॉरियर सर आप यहाँ पर कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसने पूछा क्या वो पास हो गया? तो वो बार बार उसे जब बुलाते हैं तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट्स क्या हैं। कहता है कि योंग म्योंग तुमने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया, ठीक है तुम जाकर फॉर्मेशन के अंदर जो विला है उसके अंदर जाकर रह सकते हो, जबकि बाकी के सभी को जंगल के अंदर जाकर ही प्रैक्टिस करनी होगी। जबकि मास्टर वुनजिन कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारी टैंक फैमिली में एक मॉन्स्टर पैदा हो गया है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वॉरियर वुनजिन जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुमने टेस्ट को पास कर लिया, तुम जाकर फॉर्मेशन के अंदर विला के अंदर जाकर रह सकते हो, बाकी सभी के साथ जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद मिर्यू जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम अपने दोस्तों को छोड़ दोगे? तुम अपने ग्रुप के दोस्तों को छोड़कर जाकर विला के अंदर आराम से बेड के ऊपर कैसे सो सकते हो जबकि हम लोग जंगल में जाने वाले हैं? क्या तुम वाकई में ये करोगे? तुम्हारा योंग म्योंग जो होता है पहले उसकी तरफ देखकर खामोश होता है, फिर साथ ही डेविलिश स्माइल देता है और कहता है हाँ क्यों नहीं मैं करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि विला कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। वहां पर आरामदायक बेड के ऊपर जाकर सोऊंगा, वहां पर मुझे खाना खाने को मिलेगा जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। पका पकाया मील मिलेगा, मीट मिलेगा और तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। जाओ जाकर जंगल में मजे करो। और इस बात से मिर्यू को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मिर्यू कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इस बात का तुमसे बदला लूंगी। तुम हमें यहाँ पर अकेले कैसे छोड़ सकते हो जबकि बाकी के दोनों से रोक रहे होते हैं। मास्टर वुनजिन वहां पर सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि इसे अपने टीम मेंबर्स को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी वजह से अब यहाँ पर इसके टीम मेंबर्स को मोटिवेशन मिलेगी और वो लोग और भी ज्यादा तेजी के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो लोग भी यहाँ पर इसके करीब पहुंच सके या फिर इससे बदला ले सके। फिर साथ ही मास्टर वुनजिन कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सच कहूँ तो मुझे लगता है कंपटीशन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि इस कंपटीशन को कौन जीतने वाला है। हमें यहाँ पर हमारा विनर मिल चुका है। फिर हो सकता है कि यही वो लड़का है जिसकी हमें तलाश थी, हो सकता है कि यही वो बंदा है जो कि हमारा नया क्लैन लीडर बन सकता है। हमारा योंग म्योंग जो होता है वहां पर विला के अंदर जाने से पहले उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे दोस्त, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम्हें हर रोज मीट खाना होगा, मीट खाकर अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहना। तो नेक्स्ट सीन हमें जंगल का दिखाया जाता है। कुछ महीने गुजरने के बाद इन बच्चों को दिखाते हैं कि वो लोग जंगल में कैसे शिकार कर रहे होते हैं। तो कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो कि एक बड़े से बालू का मीट खा रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही मीट को खाने के साथ ही वो लोग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं क्योंकि उस मीट के अंदर पॉइजन होता है। तो वो पॉइजन जो होता है वो इजियोन ने बनाया होता है। इजियोन पॉइजन मास्टर बन चुका है और इजियोन ने यहाँ पर पैरालाइज करने वाला पॉइजन बनाया है। तो सभी मॉन्स्टर जब वहां पर नीचे गिर जाते हैं इसी के साथ ही वो तीनों साइड के ऊपर से निकलते हैं, अपने अपने वेपन लेकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं, उनका शिकार करते हैं। फिर रात का सीन दिखाते हैं, वो लोग एक पहाड़ी के अंदर एक केव के अंदर रह रहे होते हैं। तो कहते हैं कि चलो शुक्र है कि आज हम लोगों ने मॉन्स्टर्स का शिकार किया। वो इजियोन से कहता है कि तुम्हारा पॉइजन पैरालाइज करने वाला वो बहुत ही अच्छा था, तुमने उन मॉन्स्टर्स को बड़े अच्छे से पैरालाइज किया और हम लोग उनको पकड़ पाए। फिर ये भी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इजियोन वाकई में तुम्हारे पॉइजन बनाने के जो स्किल्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। लोग वहां पर एक दूसरे की तारीफें कर रहे होते हैं कि तुम्हारी टेक्निक ज्यादा बेहतर है, तुम्हारा पॉइजन ज्यादा बेहतर है या फिर तुम्हारी तलवारबाजी बेहतर है। कई बार से हमें एक बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। आज से ठीक 4 महीने पहले
चलेगा, क्योंकि इन्हें यहाँ पर अब 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने पहले जब ये लोग जंगल में छोड़ दिया गया था, उस वक्त एक बालून के पीछे लग जाता, तो वो लोग कहते हैं कि 4 महीने पहले तक हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स के आगे भाग रहे थे। हमें यहाँ पर ये पता भी नहीं था कि मॉन्स्टर्स का शिकार कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास स्किल्स बिल्कुल भी नहीं थे। हम लोग छुप कर गुजारा करते और साथ ही जड़ी बूटियां या फिर पत्ते खाकर गुजारा कर रहे थे, और कभी कभार हमें यहाँ पर कोई खरगोश खाने को मिल जाता, जिसे खाकर हम लोग अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने यहाँ पर अपने आप को बेहतर बनाया, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर अब शिकार करना सीख चुके हैं। पहले हमने छोटे मॉन्स्टर्स का शिकार करना सीखा, उसके बाद हमें यहाँ पर रहने के लिए जगह भी मिल गई, जहाँ पर हम लोग रात गुजार सकते हैं बिल्कुल सेफली। यहाँ पर सीन में प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर इजियोन कहता है, मुझे लगता है कि योन म्योंग तो इस वक्त एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहा होगा। वो तो बेड के ऊपर सोता होगा, साथ ही से तैयार खाना मिलता होगा। ये बात सुनने के बाद मिरियो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम उस बेवकूफ का नाम भी यहाँ पर मत लो, वो एक गद्दार है, उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया। तो इजियोन कहता है, लेकिन मैं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहा होगा। तो वो उसे कहती है, वो और क्या कर रहा होगा? मुझे लगता है कि वो बस आराम से बैठा वेला वहां पर एंजॉय कर रहा होगा, और वो कर भी क्या सकता है, वो एक बेवकूफ लड़का है। उसने पहले क्वालिफाइड टेस्ट को पास कर लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे आगे निकल जाएगा। बस तुम लोग इंतजार करो, एक बार हम लोग यहाँ पर अपना साल पूरा कर ले, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम टेस्ट को पास करेंगे और वहां पर मैनर में जाकर उसको हरा देंगे। देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। उस गद्दार ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इजियोन उसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसी के साथ ही इजियोन वहां पर सोच रहा था, अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ उसकी परफॉर्मेंस की, तो मुझे लगता है कि वो हमसे ज्यादा बेहतर हो चुका होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस वक्त वो हमसे काफी ज्यादा बेहतर था, और अभी तक तो वो हमसे और भी ज्यादा बेहतर हो गया होगा। दोनों जब वहां पर आपस में बहस कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही मिरियो से कहते हैं, जरा रुको, हमारा मीट कहां पर चला गया? वो लोग वहां पर आके पर मीट भून रहे होते हैं। फिर साथ ही वो पीछे देखते हैं जहां पर यूरी लेटी होती है। यूरी ने उन दोनों के मीट को खा लिया होता है। वो सारे का सारा खाकर वहां पर बड़े आराम से लेटी होती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खा लिया। दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर शिकार किया था, तुम अकेले ये सब कुछ कैसे खा सकते हो? अब हमें पूरी रात यहाँ पर भूखा रहना पड़ेगा। जबकि यूरी उन दोनों से कहती है कि तुम लोग मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो? तो वो साथ ही चलाकर उसे कहते हैं, तुम वाकई में एक बड़ी पिगी की तरह हो, तुम कितना ज्यादा खाती हो। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें मेन फॉर्मेशन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा योन म्योंग होता है। तुम्हारा योन म्योंग वहां पर बिल्कुल भी आराम से सो नहीं रहा होता, बल्कि वो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वहां पर मास्टर वुनजिन को दिखाते हैं कि वो अपने सोल्जर्स को उसके इर्द गिर्द वहां पर खड़ा करके खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि इसके ऊपर अटैक करो, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है। तो मास्टर वुनजिन कहते हैं, चलो अभी स्टार्ट करो। और जैसे ही वो स्टार्ट करने का कहते हैं, तो उन सोल्जर्स में से 2 सोल्जर्स अपने नाइफ लेकर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारे योन म्योंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो हमारा योन म्योंग नीचे की तरफ झुकते हुए उन दोनों के अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो दूसरी इसी के साथ ही वो दूसरे हाथ के नाइफ के साथ भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा योन म्योंग उनके अटैक को भी अवॉइड कर लेता है और इसी के साथ ही अपनी किक मारता है एक सोल्जर के मुंह पर और सोल्जर को पीछे की तरफ गिरा देता है। और बाकी के सभी लोग सेम टाइम के ऊपर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो सभी लोग सेम टाइम के ऊपर उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो इसी के साथ ही हमारा योन म्योंग बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और सभी के नाइफ्स जो होते हैं वहां पर सिर्फ खाली हवा में ही लगे रह जाते हैं। वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि वो लड़का अब कहां पर चला गया। तो वो सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, जहां पर हमारा योन म्योंग ऊपर हवा में जाने के बाद अपने पास शूरिकेन्स निकालता है। वो शूरिकेन्स को निकालने के बाद अपनी उंगलियों में पहन लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी नई टेक्निक को भी यहाँ पर आजमाने का सही वक्त है, मैं उसको आजमा कर देख सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों हाथों की 10 उंगलियों के अंदर 10 शूरिकेन्स लेता है, 10 शूरिकेन्स को वहां पर कंट्रोल करने लगा है। अभी सोल्जर्स कहते हैं कि वो ऊपर हवा में है, वो क्या करने वाला है, वो यहाँ पर कौन सी नई टेक्निक को यूज करने वाला है। तो हमारा योन म्योंग ऊपर हवा में रहते हुए अपनी 10 उंगलियों के अंदर 10 शूरिकेन्स को वहां पर छोड़ देता है, वो सारे ऊपर की तरफ फेंक देता है। जब ऊपर की तरफ फेंक देता है तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये कर क्या रहा है, ये अपने वेपन्स को इस तरह फेंक क्यों रहा है, ये हमारे पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इसी के साथ ही वो देखकर काफी हैरान होते हैं कि वो शूरिकेन्स हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारा योन म्योंग उनको अपनी की पावर की मदद से वहां पर कंट्रोल कर रहा होता है और वो उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उनमें से एक के कंधों को जख्मी कर देते हैं। सभी लोग कहते हैं कि ये कोई आम से शूरिकेन्स नहीं है, बल्कि ये एनर्जी के साथ कंट्रोल हो रहे हैं। इसके साथ ही वो सोल्जर नीचे की तरफ गिर जाता है, जबकि दूसरे सोल्जर की चेस्ट के ऊपर एक क्रॉस का निशान बन जाता है। बाकी के सभी सोल्जर्स कहते हैं कि ये शूरिकेन्स को अपनी पावर से वो कंट्रोल कर रहा है, हमें यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा तेज है और हम इन्हें देख भी नहीं पा रहे। इन शूरिकेन्स को देखना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। योन म्योंग कहता है कि अभी देखो मैं क्या करता हूँ, और इसी के साथ ही वो सेंटर में खड़ा हो जाता है और अपने सारे शूरिकेन्स को कंट्रोल करते हुए बाकी के सभी सोल्जर्स के भी अटैक करता है। एक जगह के ऊपर खड़े खड़े वो उनको एनर्जी से कंट्रोल करते हुए सभी के सभी सोल्जर्स को जख्मी कर देता है। मास्टर वुनजिन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, आज ये लड़का कितना ज्यादा स्पेशल है, हम सभी लोग बोंगवी आर्मी के स्पेशल सोल्जर्स हैं, जबकि इस लड़के ने जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मैच्योर किड है, इस लड़के ने यहाँ पर ट्रेंड आर्मी के सोल्जर्स को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसने यहाँ पर अपने शूरिकेन्स को इतनी वाइड रेंज से इतने अच्छे से कंट्रोल किया कि किसी भी सोल्जर को ज्यादा घातक चोट नहीं लगी और कोई भी जान से नहीं मरा, सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह के ऊपर ही चोटें लगी हैं। ऐसे कि ये अपनी इच्छा के साथ उन सभी की बॉडी के ऊपर सिर्फ छोटे मोटे कट लगा रहा था। मास्टर वुनजिन से कहते हैं, लड़के मुझे ये बताओ क्या इस टेक्निक को तुमने क्रिएट किया है? तो वो कहता हाँ मैंने
मैंने इस टेक्निक को खुद बनाया। तो वो उसे कहते हैं तो मुझे ये बताओ कि इस टेक्निक का नाम क्या है, क्योंकि इस टेक्निक को एस्केप कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम्हारा जॉन मियोंग उसे कहता है कि हाँ, मेरी स्पेशल टेक्निक का नाम शूरिकेन फ्रेंजी डांस है, ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है। तो वो उसे कहते हैं अरे ये फ्रेंजी डांस टेक्निक है, इसमें तुमने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पर शूरिकेन्स को कंट्रोल किया, इसके लिए तो बहुत सारी इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी, आखिर तुमने ये सब कुछ मैनेज कैसे किया। हमारा जॉन मियोंग उसे कहता है कि सर मैंने एक बार आपसे कहा था कि मुझे एक स्पेशल टेक्निक चाहिए, स्पेशल टेक्निक जो कि आई टेक्निक हो, तो आपने मुझे 2 टेक्निक्स दी थी। तो वो कहता हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें 2 आई टेक्निक दी थी, एक को स्काई आई टेक्निक कहते हैं और दूसरी को करंट फ्लो आई टेक्निक कहते हैं। मैंने वहां पर तुम्हें कहा था कि तुम्हें पियर्सिंग स्काई आई को मास्टर करना होगा, क्योंकि करंट फ्लो आई जो है वो इनकम्प्लीट है, तुम उसको कम्प्लीटली मास्टर नहीं कर सकते थे। जॉन मियोंग उसे कहता है तो यही तो वजह है, मैंने उसी वाली टेक्निक को मास्टर किया है जिस टेक्निक को मास्टर करने से आपने मना किया था, क्योंकि आपने कहा था कि वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैंने उसको बाकी से खुद ही कंप्लीट कर लिया। बस सुनने के बाद मास्टर को काफी बड़ा झटका लगता है। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने खुद से उसे कैसे मास्टर कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जॉन मियोंग की ब्लीडिंग फेट में और आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मियोंग जो होता है वो अपने मास्टर को बताता है कि मैंने जहां पर तुमने जो टेक्निक्स दी थी उनमें से उस टेक्निक को मास्टर किया है जो तुमने टेक्निक करने से मना किया था। तुमने कहा था कि वो टेक्निक कंप्लीट नहीं है, उसका एसेंस कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैंने उसको अपनी तौर से मास्टर कर लिया। वो टेक्निक हमारी टैंक फैमिली की सबसे पुरानी टेक्निक्स में से एक टेक्निक है और उसकी मदद से मैं ट्रेजेक्ट्री को देख सकता हूँ। किसी भी वेपन को यूज करते हुए की मदद से कंट्रोल करना और ट्रेजेक्ट्री को देख पाना उसके साथ बहुत ज्यादा आसान हो गया है। सारी बातें सुनने के बाद कैप्टन मुनजिन जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा कमाल का है। मैं यहाँ पर इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहा हूँ, मुझे और ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ये बात सोच ली हुई है कि यही लड़का हमारे क्लैन का यंग क्लैन लीडर बन सकता है। तो इसी के साथ ही कैप्टन मुनजिन उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताने का। असल में तुम्हारे दोस्त जो है उन सभी लोगों का टाइम पूरा हो चुका है और उन सभी लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो चुकी है, हम लोग उनके ऊपर नजर रख रहे हैं और अब जबकि उनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी है तो उनका टेस्ट देने का वक्त आ चुका है। लेकिन मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि वो लोग कुछ और अरसा तक वहां पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं। जब उनका 1 साल पूरा हो जाएगा उसी के बाद उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा और वो लोग यहाँ पर आकर वही टेस्ट देंगे, सेम टेस्ट जो तुमने दिया था। टेस्ट को पास करने के बाद उन्हें यहाँ पर विला के अंदर रहने का मौका दिया जाएगा, नहीं तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा। मुझे लगता है कि तुमने वो सब कुछ जानबूझकर किया था उनको मोटिवेट करने के लिए कि तुमने पहले टेस्ट पास कर लिया और वो सभी लोग अब तुम्हें देख रहे हैं और सभी लोग तुम्हें हराने के लिए यहाँ पर अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो तुमसे आगे निकल सके। इसी वजह से वो सभी लोग पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। तो हमारा यंग मियोंग कहता है क्या वाकई में, फिर साथ ही वो कहता है कि मैं अभी उन सभी लोगों को देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूँ, पता नहीं वो लोग कब यहाँ पर आएंगे और मैं उन्हें देख पाऊंगा कि वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो कैप्टन मुनजिन कहते हैं वैसे तो इसे अपने दोस्तों की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन अब इसकी बातें सुनकर लगता है जैसे इसे वाकई में अपने दोस्तों की परवाह है, ये उनके बारे में बात कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके दोस्तों के लिए इसका रवैया जो है वो काफी ज्यादा अलग होने वाला है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि वो सभी लोग इसी को अपने जहन में रखकर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसी को हराने के बारे में सोच रहे हैं। जबकि हमारा यंग मियोंग यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी को याद कर रहा होता है, क्योंकि इस जिंदगी में वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है अपने दोस्तों के साथ। तो वो सोच रहा होता है कि मेरी पिछली लाइफ में जब मैं एक स्वॉर्ड मास्टर था उस वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे मास्टर थे, अपने मास्टर के अलावा मेरी किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं थी, किसी के साथ कोई जान पहचान नहीं थी, सिर्फ अपने मास्टर के साथ ही मैं ट्रेनिंग किया करता था। लेकिन इस जन्म में यानी कि इस नई रीइंकार्नेशन में मेरे पास काफी सारे दोस्त है, कुछ दोस्त है जिनके साथ मैं नई यादें बना सकता हूँ, जिनके साथ मैं हंस खेल सकता हूँ और मुझे लगता है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं अपने उन दोस्तों को देखना चाहता हूँ। चाहे हम लोगों ने कुछ ही पल एक दूसरे के साथ गुजारे हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे दोस्त बन सकते हैं और हम लोग अच्छा टाइम साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से उनकी केव का दिखाया जाता है, सभी लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग खाने को लेकर अक्सर फाइट करते हैं क्योंकि यूरी जो है वो रोजाना उनका खाना खा जाती है और बाकी के दोनों चिल्लाते रहते हैं। तो हमारा इचियोन कहता है कि चलो ठीक है और ज्यादा फाइट नहीं करते क्योंकि बस 2 महीने तो रह गए हैं, 2 महीने के बाद हम सभी लोग भी वहां पर विला के अंदर यंग मियोंग के साथ ही होंगे। जबकि मीरियो चिल्लाकर उसे कहती है कि उस बंदे का तो मेरे सामने नाम भी मत लेना, उस गद्दार का नाम मेरे सामने मत लिया करो। और इसी के साथ ही देखते ही देखते 2 महीने और गुजर जाते हैं और जब टाइम पूरा हो जाता है तो वो लोग कहते हैं जब हम लोग पहली बार यहाँ पर आए थे उस वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ नोविसेस थे, यानी कि बिल्कुल ही न्यूब्स थे, कुछ भी नहीं पता था शिकार कैसे करना है, हम लोग घास फूस खाकर गुजारा करते थे। लेकिन अब देखो और सभी लोग वहां पर अपनी शक्लें बिगाड़ कर खड़े होते हैं, ये बस यहाँ पर टफ दिखने की एक्टिंग कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग यंग मियोंग से जाकर मिलने वाले और जाकर उससे बदला लेने वाले हैं। तो वो लोग कहते हैं कि इस वक्त हमारे पावर लेवल सभी
के पावर लेवल्स काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुके हैं और अब लोग जाकर योंग म्योंग से मिलने वाले हैं। जब हम लोग उससे मिलेंगे तो हम लोग इसीलिए इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि हम लोग उसे देखते ही वहां पर हरा डालेंगे। जबकि हमारी यूरी कहती है कि मैं तो उसका देखते ही उसका सर फाड़ दूंगी। कि इचियोन भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और इसी के साथ ही जब वो लोग वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तो वहां पर उनका जो इंचार्ज होता है वो कहता है कि ये लोग इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है, जैसे कि इनकी बॉडी के अंदर से काफी सारा किलिंग हो रहा निकल रहा है। मुझे भी यहाँ पर इनसे काफी ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं ये लोग जाकर क्या करने वाले हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है। वो लोग अपने टेस्ट को पास कर लेते हैं और टेस्ट को पास करने के बाद जाकर कहते हैं कि योंग म्योंग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अरीना में आओ, हमें तुमसे फाइट करनी है। फिर यो कहती है कि ये विला इतना ज्यादा शांत क्यों है, वो लड़का कहाँ पर है, वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा, लगता है कि वो डर कर भाग गया होगा। तो यूरी उसे कहती है हाँ वो डर कर भाग गया होगा, अगर वो यहाँ पर होता तो फिर तो मैं उसका सारी फोड़ देती। तो वो दोनों सामने की तरफ देखकर वहां पर उससे चिल्ला चिल्ला कर पुकार होती है कि योन म्योंग कहाँ पर है और फिर साथ ही खुश हो रही होती है। फिर साथ ही वो कहती है इजियन तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, पीछे की तरफ घूमती है और कहती है इजियन तुम बात क्यों नहीं कर रहे। तो हमारा योन म्योंग जो होता है इजियन के कंधे के ऊपर अपना बाजू रखकर खड़ा होता है और कहता है देखो तो जरा तुम सभी लोग तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर होकर यहाँ पर आए हो, मैं तो यहाँ पर छुपा हुआ था ताकि तुम लोगों को सरप्राइज दे सको, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। अब मुझे बताओ कि तुम में से कौन कह रहा था कि मेरा सर फोड़ देगा। योन म्योंग जैसे वहां पर उनसे ये बात करता है कि तुम में से कौन कह रहा था मेरा सर फोड़ देगा, तो वो दोनों वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और उसकी तरफ देखकर कहती है ये क्या ये योन म्योंग है, ये तो पहले से काफी ज्यादा लंबा हो गया और साथ ही बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो गया है। तो हमारा योंग म्योंग उनसे कहता है कि आप हम लोग यहाँ पर किसी का सरवर नहीं फाड़ेंगे, तुम लोग मुझे दिखाओगे नहीं कि तुम लोगों ने क्या कुछ सीखा है पिछले 1 साल में, क्योंकि देखकर तो लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा बेहतर हो गए हो। तो क्या तुम लोग ये चाहते हो कि पहला मूव मैं चलूं, क्या मैं आगे बढ़कर अटैक करूं। तो वो दोनों से कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे। एक्चुअली मिरियो जो होती है, मिरियो कहती है कि हम लोग तो यहाँ के इसकी प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर पाए, कब ये यहाँ पर पीछे से निकला और इचियोन के पास आकर खड़ा भी हो गया, लगता है कि ये पहले से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तुम्हारा योंग म्योंग आगे बढ़ता है और जाकर यूरी को भी दूसरे बात में पकड़ लेता और कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि मेरी पावर लेवल तुमसे कुछ ज्यादा हो गई है, ऐसा तो नहीं है कि मेरी पावर तुमसे ज्यादा हो गई है। कि मिरियो उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही होती है और कहती है कि पिछले 1 साल में इसने यहाँ पर किया क्या है, ये क्या ट्रेनिंग करता रहा है कि इसकी प्रेजेंस और साथ में इसका ऑरा काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि लगता है कि इसका चेहरा भी थोड़ा सा बड़ा और लंबा हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ये काफी ज्यादा हैंडसम भी हो गया। और साथ ही मिरियो जो होती है वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं फिर से इसके बारे में क्यों सोचना शुरू कर दिया, पता नहीं अचानक से मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। कितने अरसे में जंगल में रहने की वजह से मुझे लगता है कि इसके साथ बात नहीं की, इसी वजह से मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। हमारा योन म्योंग उनसे कहता है क्या मजाक काफी हुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग गिव अप कभी मत करना और इसी तरह और ज्यादा मेहनत करते रहना ताकि तुम लोग एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको, जितने स्ट्रॉन्ग बन सको और मेरे साथ खड़े हो सको, और उसके बाद हम सभी लोग एक साथ मिलकर ये करेंगे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जीगल फैमिली के एक मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर जितनी भी टीम्स होती है उन सभी टीम से जीगल फैमिली के लोगों ने फॉर्मेशंस बिछाई होती हैं। सभी एल्डर्स वहाँ पर आए होते हैं जिन लोगों ने फॉर्मेशंस बिछाई है। तो उनके जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वहां पर आते हैं, ये वही मास्टर जीगल है जिसे हमारे योन म्योंग ने हराया था। तो वो उनके पास आता है और उनसे कहता है कि लगता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो लोग कहते हैं हाँ सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप ही का बस इंतजार कर रहे थे। तो मास्टर जीगल उनसे कहते हैं तो फिर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम में से कौन बताएगा कि तुम में से किसके ग्रुप में सबसे बेस्ट डिसाइपल है, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे बेस्ट डिसाइपल की तलाश है। जैसे एक लड़का कहता है कि मेरे ग्रुप में एक नंबर 2 है, मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसकी पॉइजन को यूज करने की टेक्निक्स बहुत ज्यादा बेहतर है और ऊपर से मुझे लगता है किसी से बदला लेना चाहता है जिसकी वजह से बाकी सभी के ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेंट है। क्योंकि वो किसी से बदला लेना चाहता है, इसी वजह से वो जंगल में सरवाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ पंगा लेता है और उनको मार गिराता है। तो एक दूसरा एल्डर उसे कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर बेस्ट डिसाइपल्स की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरे ग्रुप में नंबर 10 जो है वो भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसने अपने ग्रुप के बहुत सारे डिसाइपल्स को बुरी तरह जख्मी कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने में अपने एग्जामिनर टेस्ट को भी पास कर लिया था। क्योंकि एल्डर अभी भी उन्हें नंबर बता रहे होते हैं, लेकिन उनमें से जो ज्यादा खास नंबर होते हैं वो नंबर 2 और नंबर 10 वाले ही है। तो मास्टर जीगल जबकि वहां पर बैठकर सोच रहे होते हैं इन लोगों ने जो नंबर्स बताए हैं वो भी ठीक है, यानी मैंने उनको खुद भी एनालाइज किया है, नंबर 2 और नंबर 10 वाकई में काफी ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन लगता नहीं है कि वो लोग नंबर 28 के टेरर के सामने टिक पाएंगे, क्योंकि उस लड़के के पास से बहुत ही टेरिबल फीलिंग आती है। पहले उस लड़के ने मेरी 7 लॉक डोम फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने उस लड़के को प्रैक्टिस करते हुए देखा था उस वक्त मैं देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ था, क्योंकि उस वक्त उसकी बॉडी से ऐसा ऑरा निकल रहा था जैसे उस लड़के को कोई हरा नहीं सकता, जैसे कि वही इस फैमिली का नया मास्टर बनने वाला है। नंबर 28 को तो यूज किया ही नहीं जा सकता और ना ही उसके साथ कोई निगोशिएशन की जा सकती है। उस लड़के को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के रिवाइवल के लिए अपने मिशन पर है, तो फिर मुझे लगता है कि वो लड़का हमारी पूरी की पूरी जीगल फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर जीगल यहाँ पर नंबर 2 और नंबर 10 में से किस लड़के को चूज करेंगे अपने मकसद को पूरा करने के लिए। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जी गर्ल फैमिली के एल्डर्स एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन से बच्चे को यूज किया जा सकता है और कौन सा बच्चा सबसे बेस्ट है। तो वहां पर नंबर 2 और नंबर 10 का नाम आता है। तो वो लोग मास्टर जी गर्ल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मास्टर जी गर्ल, आप यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं और यहाँ पर किन सोचों में खोए हुए हैं? क्या आपके ग्रुप 7 में कोई भी ऐसा नहीं है जो नोटिसेबल हो, यानी कि जिसके बारे में बात की जा सके? तो वो कहते हैं नहीं, मेरे ग्रुप में कोई भी स्ट्रॉन्गर नहीं है, सभी के सभी कमजोर हैं। वो सोच रहे होते हैं कि मैं नंबर 28 के बारे में यहाँ पर सभी को नहीं बता सकता, और नंबर 22 अगर वाकई में पर सक्सीड हो जाता है, यानी कि अगर वो सेक्टर लीडर बन जाता है, तो फिर तो हमारी फैमिली का कुछ बचेगा ही नहीं, हम लोग सभी लोग मारे जाएंगे। मास्टर जी गर्ल उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं नंबर 2 के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपनी पोती को नंबर 2 के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और उसके बाद अपनी पोती की शादी नंबर 2 के साथ करवा दी जाएगी, हम लोग उसके साथ उसकी शादी करवाएंगे। सुनने के बाद वो एल्डर से कहते हैं लेकिन नंबर 2 जो है उसके चेहरा बहुत ज्यादा खराब है, क्या आपको लगता है कि आपकी पोती उस लड़के को पसंद करेगी? क्योंकि उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना दिखाई देता है। मास्टर जी गर्ल उसे कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका चेहरा कैसा दिखाई देता है, तुमने कहा कि वो काफी ज्यादा बेहतर है, वो वाकई में बेहतर है, तो इसका मतलब यह है कि वो इस कंपटीशन को जीतने के लायक है। अगर वो कंपटीशन को जीत जाता है, हमारी मदद से हम उसकी मदद करेंगे और वो कंपटीशन को जीत जाएगा, उसके बाद मैं अपनी पोती की शादी उसके साथ करूंगा। अगर मैं अपनी पोती की शादी उसके साथ कर देता हूं और मेरी पोती से उसका एक बच्चा हो जाता है और उसके बाद हम उसे अपनी जी गर्ल फैमिली में ले आएंगे, यानी कि हम दोनों की फैमिलीज आपस में रिश्तेदार हो जाएंगी, तो फिर हमारी जी गर्ल फैमिली को टैंक फैमिली की फुल सपोर्ट हासिल हो जाएगी, जिस तरह हमारी जी गर्ल फैमिली बड़ी तेजी के साथ राइज कर पाएगी। तो ये मेरा मास्टर प्लान है, तुम सभी लोगों को मेरे प्लान की समझ आ गई क्या? तुम में से किसी को इस बात से कोई एतराज तो नहीं है? वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि हम सभी लोग अपनी जी गर्ल फैमिली को रिवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है अपनी पोती की, तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर आपके साथ हैं। मास्टर जी गर्ल उनसे कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग मीटिंग को फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि नंबर 28 मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी चूज नहीं करने वाला, और वैसे भी बहुत सारे एल्डर्स तुम्हारे पीछे, यानी तुम्हारी अपनी फैमिली के एल्डर्स में मरा हुआ देखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम सेक्टर लीडर बनने तक जिंदा रह पाओगे। नंबर 2 तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, तो मैं इसी नफरत को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और वो हमारी फैमिली का लिटिल मास्टर बन सकता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में फिर से ग्रुप 7 के दिखाया जाता है, जहाँ पर मिरियो जो होती है वो अपने शुरिकन्स को फेंक रही होती है, वो सामने शुरिकन्स को फेंक दिया और उसका निशाना काफी ज्यादा बेहतर हो चुका होता है, और सभी लोग यहाँ पर अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जंगल में प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पर मैंदरमैन की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। मिरियो कहती है कि वहाँ पर जंगल में हमें कम प्रैक्टिस करना पड़ती थी और यहाँ पर हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ती है, लेकिन वहाँ पर जंगल में जमीन पर सोना पड़ता था और यहाँ पर हम लोग कंफर्टेबल बेड के ऊपर सोते हैं और ये काफी ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ ही मिरियो यूरी से पूछते हैं मुझे ये बताओ कि जून कहाँ पर है, क्या वो फिर से वर्क रूम में चला गया? तो वो उसे कहती है हाँ वो फिर से वर्क रूम में चला गया, वो अकेले नहीं जाता बल्कि योनम्योंग उसे अपने साथ खींचकर वहां पर ले जाता है, पता नहीं वो लोग वहां पर कर क्या रहे हैं। तो मिरियो से कहती है कि वो लोग आए वहां पर क्या कर रहे हैं, लगता है कि वो लोग कुछ स्पेशल बना रहे होंगे। तो मिरियो से कहती है कि वैसे भी टैंग इजियोन के पॉइजन काफी ज्यादा सुपीरियर है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पॉइजन बनाता है, लेकिन ये लोग पॉइजन का करने में वाले हैं इतने सारे पॉइजन बनाकर। इन वर्क रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर इजियोन अपनी तारीफें कर रहा था और कहता है क्या तुम देख रहे हो ये पॉइजन सबसे बेस्ट है, मैंने अपना जी जान लगाकर इस पॉइजन को अपने आप से बनाया है। तो हमारा योनम्योंग जो होता है उस पॉइजन को उठाता है और उसे कहता है क्या वाकई में ये सबसे बेस्ट है? इजियोन उसे कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा बेस्ट है, तुम इसको करने के वाले हो, तुम इससे किसके ऊपर जाकर यूज करोगे? इसके साथ ही हमारा योनम्योंग पॉइजन को पी जाता है। जैसे ही वो इस पॉइजन को पी जाता है, जो चलाकर उसे कहता है कहीं तो पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो तुम क्या कर रहे हो, तुमने पॉइजन को इसी तरह से पी लिया। इसके साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उसे झटके देना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी से पॉइजन को बाहर निकालो, जल्दी से बाहर थूको या उल्टी करो। उसे जोर जोर से हिला रहा होता है, तुम्हारे योनम्योंग के मुंह के अंदर से गैस निकलती है, वो गैस पॉइजनस होती है और वो गैस जो होती है इजियोन के मुंह पर लगती है, इजियोन की आंखें जलना शुरू हो जाती हैं, वो वहीं पर नीचे बैठ जाता है और कहता है तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने मुंह के अंदर से पॉइजन मेरे ऊपर क्यों थूक दिया? तो हमारा योनम्योंग उसे कहता है कि मैंने कब थूका है, तुम तो मुझे यहाँ पर जोर जोर से हिला रहे थे, आज जरूरत क्या थी मुझे इतने जोर से हिलाने की? तुम्हारा योनम्योंग जब उस पॉइजन को पी जाता है थोड़ी देर के बाद उसे फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहता है ये क्या, तुम्हारा पॉइजन तो बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम तो इसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे। तो इजियोन उसे कहता है कि ये क्या, मेरा पॉइजन जो था ये बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन था, इस पॉइजन को पीने के बाद तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स पिघल जाने चाहिए थे, लेकिन तुम बिल्कुल सही सलामत कैसे खड़े हो, ऊपर से तुम अभी तक बेहोश भी नहीं हुए। पॉइजन के इफेक्ट्स की वजह से जब तुम्हें उल्टी आनी चाहिए थी, खून की उल्टी आनी चाहिए थी। योनम्योंग उसे कहता है क्या तुमने देखा, मुझे इस पॉइजन का बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा, मुझे ये बताओ क्या तुम यहाँ पर कोई और पॉइजन बना सकते हो, मुझे कुछ और चाहिए होगा। तो इजियोन चलाकर उसे कहता है कि तुम इस पॉइजन से मर क्यों नहीं रहे? जबकि मिरियो बाहर खड़ी होती है और कहती है मुझे लगता है कि ये लोग अंदर कुछ कर रहे हैं, मुझे समझ तो नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, लेकिन इनके चिल्लाने से लग रहा है कि जो भी कर रहे हैं वो काम नहीं बन रहा। यूरी से कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि इनका काम नहीं बन रहा, उन्हें ये नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। तो इसी के साथ ही फिर से अंदर का सीन दिखाते हैं और उसके लिए फिर से एक नया पॉइजन बनाता है और हमारा योनम्योंग जो होता है उस पॉइजन को भी पी जाता है। तो इजियोन उसे कहता है कि बताओ क्या इसका कोई असर हुआ? तो वो कहता है नहीं मुझे इसके ऊपर इसका भी कोई असर नहीं हुआ, मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई और पॉइजन है? तो इजियोन उसे कहता है नहीं मेरे पास और कोई भी पॉइजन नहीं है, मुझे ये बताओ कहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई एंटीटॉक्सिन तो नहीं है, तुम जितना पॉइजन पीते हो वो सारे का
सारा पॉइजन तुम्हारे पर असर ही नहीं करता। इसी के साथ हमारा योनम्योंग यहाँ पर हमें बताता है कि उसने एक स्पेशल टेक्निक को अप्लाई किया हुआ है। उसने अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी को टैंपर किया एक स्पेशल टेक्निक के साथ, जिसकी वजह से वो जितने भी पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर पिएगा वो सारे के सारे पॉइजन जो है वो की शेप ले लेंगे, यानी कि एब्जॉर्ब होने के बाद वो की बन जाएंगे और उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब कर उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे। वो किसी किस्म का पॉइजन ही क्यों ना हो, इसकी बॉडी के ऊपर अब कोई भी पॉइजन जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सारा पॉइजन बॉडी में जाने के बाद ही की एनर्जी में चेंज हो जाएगा। स्पेशल टेक्निक को डीमनली पॉइजन टेक्निक कहते हैं। तो योंगम्योंग कहता है कि अगर पॉइजन एक खास लिमिट के अंदर हो तो इसका मतलब यह है कि वो पॉइजन मेरे लिए इंटरनल एनर्जी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक पॉइजन जो कि खास लिमिट में हो, यानी कि यहाँ पे लफ्ज यूज किया जा रहा है खास लिमिट का, तो अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसके लिए नुकसानदेह होगा। हमारा योंगम्योंग कहता है कि मुझे लगता है कि अब ये वाला पॉइजन तो मेरे ऊपर और ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पॉइजन की एनर्जी बहुत ज्यादा वीकर होती जा रही है और मेरी बॉडी की एनर्जी बढ़ती जा रही है। मुझे और ज्यादा पावरफुल पॉइजन की जरूरत है। इस कंपटीशन के खत्म होने के साथ ही यहाँ पर बहुत सारा कचरा है जिसे मुझे साफ करना है, स्पेशली अपनी टैंक फैमिली में। टैंक फैमिली में बहुत सारे एल्डर्स हैं जो कि मेरे और मेरी माँ के खिलाफ थे। उन सभी लोगों को वाइप आउट करना और उन सभी को खत्म करने के लिए मुझे पावर की जरूरत पड़ेगी और पावर मैं इसी तरह से बढ़ा सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी टैंक फैमिली में से गद्दारों को निकालूंगा और उन सभी को सजा दूंगा, और उसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें ह्यूक्सा रियोन और मा वेंगजियोन, इन दोनों से भी मुझे बदला लेना है। कि ह्यूक्सा रियोन के साथ हमारा इतना बुरा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो भी हमारा एक दुश्मन है। मास्टर रियोन ने यंग एज में 9 सेक्टर्स में से 3 बड़े सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया था, यानी कि वो इतना पावरफुल मास्टर है। उसे एक प्रोडिजी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ की बात करूं, जब मैं एक स्वॉर्ड गार्ड था तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ फाइट कर सकता था, मैं हेड ऑन उसके साथ फाइट करता, हो सकता है मैं फाइट को जीत भी जाता। लेकिन इस लाइफ में फिलहाल के लिए मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है और फिलहाल के लिए मैं योन से फाइट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। योनम्योंग वहाँ पर सोच रहा था क्या पता इजियोन यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन क्रिएट कर सके, जबकि इजियोन उसे कहता है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मैं इससे ज्यादा बेहतर पॉइजन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना सकता, और अगर तुम्हें बेहतर पॉइजन चाहिए तुम्हें हमारी टैंक फैमिली के 10 पॉइजन को ट्राई करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है। योनम्योंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर पॉइजन के बारे में बताया कि 10 पॉइजन है, वो कौन से पॉइजन है? कहता है कि हमारी फैमिली में ब्लड लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ चलते आ रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल पॉइजन है, 10 फैमिली के बहुत ही खतरनाक पॉइजन जो तुम्हें बाहर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ टैंक फैमिली को ही आगे दिए जाते हैं और उनको बनाना सिखाया जाता है, इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ टैंक फैमिली के पास ही है। नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक इनकी पावर लेवल जो बढ़ती जाती है, और जब तक नंबर 10 को यूज किया जाता है तब तक इंसान मर चुका होता है, यानी कि कोई भी पावरफुल मास्टर भी इन पॉइजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि इन पॉइजन मेथड्स को बनाने के आधे से ज्यादा तरीके जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास अभी भी कुछ बॉटल्स बाकी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एल्डर्स के पास है, वो एल्डर्स ही दे सकते हैं। तो हमारा योंगम्योंग उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि आज तक उसने अपनी टैंक फैमिली के 10 पॉइजन के बारे में नहीं सुना होता। तो वो कहता है कि वाकई में वो इतने पावरफुल पॉइजन है कि वो किसी पावरफुल मास्टर को भी पैरालाइज कर सकते हैं या फिर जान से मार सकते हैं। योंगम्योंग कहता है यही तो वो पॉइजन है जो मुझे चाहिए थे, और साथ ही वो अपनी डेविलिश स्माइल देता है। तो जियोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पॉइजन बना सकता हूँ? नहीं, 10 पॉइजन का फार्मूला मेरे पास नहीं और ना मैं इन पॉइजन को बना सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा योंगम्योंग इन 10 पॉइजन को कहाँ से हासिल करेगा और कैसे हासिल करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।